हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बेटे पिछले कुछ टाइम से बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे थे, खास तौर से ग्रुप 2 के। और बच्चों को यही शिकायत थी कि सर आप फाइनल लेवल की तो बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब में, रिविजनरी सेशंस, एमसीक्यू सीरीज वगैरह बहुत सारी वीडियोस आपने डाली हैं, लेकिन अभी तक ग्रुप 2 के लिए आपने कोई भी वीडियो नहीं डाली है। उसका एक कारण ये भी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। आपने देखा होगा जिन लोगों ने ग्रुप 2 का कोर्स हमसे लिया हुआ है, हमने कोर्स के साथ ही रिविजनरी वीडियोस अटैच करे हुए हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा इस बात की चिंता नहीं रहती कि हमने उनका रिवीजन नहीं कराया, क्योंकि उसमें रिविजनरी वीडियोस और एमसीक्यू सीरीज के जो वीडियोस होते हैं वो ऑलरेडी हमने उसमें अटैच करे होते हैं। लेकिन फिर भी आपकी रिक्वेस्ट को देखते हुए मैंने ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं, ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन जो हमने लिए हैं पास पेपर से ही लिए हुए हैं, तो एक एमसीक्यू सीरीज बनाई है और इसकी चर्चा फिर आज के पर्टिकुलर सेशन में हम करेंगे। और थोड़ा सा बच्चों को ये भी है कि सर एमसीक्यूज में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लॉन्ग क्वेश्चंस में उतनी प्रॉब्लम हमें नहीं होती है। तो ये सोचते हुए हमने कहा ठीक है, एमसीक्यू सीरीज आपके लिए एक बनाई जाती है। तो इस पर्टिकुलर सेशन में फिर एमसीक्यू सीरीज में पहली सीरीज को हम देखते हैं। आपको मालूम है कि जो पहला क्वेश्चन है आपका, उसमें जनरली 6 क्वेश्चंस होते हैं। हालांकि सब्जेक्ट तो है कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, लेकिन मेरा सब्जेक्ट सिर्फ अकाउंट से रिलेटेड है, तो इसलिए ध्यान ये रखना है कि इसमें सिर्फ हम कंपनी अकाउंट्स की चर्चा करेंगे। करेक्ट? तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग रेडी हैं तो फिर हम लोग भी अपनी तरफ से बिल्कुल रेडी हैं, और लेट्स बिगिन दिस पर्टिकुलर सेशन। तो बेटे सबसे पहला क्वेश्चन, जो ऑल्टरनेटिव आपको दिए हुए हैं, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। करेक्ट, इनमें से करेक्ट ऑल्टरनेटिव आपने चुनना है, करेक्ट विकल्प को आपने चुनना है। तो क्या कहता है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है कि एट प्रेजेंट ए कंपनी कैन इश्यू प्रेफरेंस शेयर। पहला क्वेश्चन है, कहता है कंपनी जो है प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकती है एट प्रेजेंटली। अ कंपनी कैन इश्यू प्रेफरेंस शेयर्स विच आर। अब तुम्हें कुछ ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए। इररिडीमेबल, हकीकत तो यह है कि आजकल के दिन में, प्रेजेंट टाइम्स में, कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर ही नहीं सकती है। कंपनी सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकती है। फिर कहता है दूसरा ऑप्शन तुम्हें दिया हुआ है, रिडीमेबल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 20 ईयर्स। जब मैंने तुम्हें रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का चैप्टर कराया था, तब भी मैंने नोट्स में आपको लिखाया हुआ है कि जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो जरूरी हैं हमें रिडीम करना विद इन ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। मैंने ये नहीं लिखाया था आफ्टर 20 ईयर्स, विद इन ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। तो इसका मतलब ये जो पहली दोनों स्टेटमेंट हैं, ये इसका आंसर नहीं हो सकती, क्योंकि हमें करेक्ट ऑल्टरनेटिव पिकअप करना है। थर्ड में कहते हैं रीडेमेबल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 20 ईयर्स, तो इसका मतलब ये करेक्ट ऑल्टरनेटिव है। करेक्ट। और फिर कहता है पॉइंट नंबर डी में, रीडेमेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 25 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू। इसका तो कोई मतलब नहीं है। हालांकि मैंने जो तुम्हें रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का चैप्टर कराया था, तो मैंने तुम्हें यह बताया था कि जनरली कंपनी के लिए जरूरी है कि विद इन 20 ईयर्स अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा वो लौटा दे, विद इन 20 ईयर्स। हालांकि मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट के केस में कंपनी मैक्सिमम, मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट के केस में, इजंट इट और नॉट, तो उस केस में कंपनी जो है 20 ईयर्स के बाद भी पैसा लौटा सकती है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? फिर आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है इसमें, इन केस ऑफ परचेज ऑफ एसेट अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम। अब मैंने इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे कोई एसेट खरीदा, कहता है इंस्टॉलमेंट इज ड्यू आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट विल बी शोन एज। मान लेते हैं कि हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं 31/3/2021 को। कौन सी डेट को कर रहे हैं? 31/3/2024 को कर रहे हैं, लेट अस से। अब मैंने कोई एसेट खरीदा हुआ है और उसकी इंस्टॉलमेंट मुझे पे करनी है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इंस्टॉलमेंट, हम लोग इस दिन अकाउंट बना रहे हैं, कह रहा है अगर इंस्टॉलमेंट इस डेट से लेकर के 12 महीने के बाद की है, यानी कि इंस्टॉलमेंट जो ड्यू पड़ रही है वो 12 महीने के बाद के पीरियड की पड़ रही है, और इस डेट को मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, तो आपको मालूम है कोई भी अमाउंट अगर एक्सीड करता है जो कि मैंने 12 मंथ्स के बाद पे करना है, तो वो करंट तो नहीं हो सकता, वो नॉन करंट होगा। तो इसीलिए इसका जो आपका ऑप्शन होगा वो नॉन करंट लायबिलिटी होगा। इज इट क्लियर टू यू? फिर क्वेश्चन में आगे कहता है कि बोनस पेड एट द एंड विद द पॉलिसी अमाउंट टू द पॉलिसी होल्डर इज कॉल्ड एज। तुम्हें याद है ये टर्म जो है हमने कहां पढ़ी थी, या कौन से पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ी थी? तुम्हें याद होगा कि जब हमने इंश्योरेंस का, खास तौर से लाइफ इंश्योरेंस का चैप्टर करा था, लाइफ इंश्योरेंस का चैप्टर, इजंट इट और नॉट?
लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के चैप्टर में हमने कई तरीके के बोनस की बात करी थी, करेक्ट। खास तौर से तुमने देखा कि उसमें हमने इंटरिम बोनस की भी बात करी थी, नंबर 1। उसमें हमने कैश बोनस की भी बात करी थी, और हमने उसमें रिवर्सनरी बोनस की भी बात करी थी। रिवर्सनरी बोनस के बारे में मैंने तुम्हें बताया था, इसमें हम पॉलिसी होल्डर को क्या करते हैं, हम पॉलिसी होल्डर को बोलते हैं भाई आपके हिस्से का जो डिविडेंड है वो हम अभी आपको कैश में पे नहीं करेंगे, आपकी जो फ्यूचर एनुअल प्रीमियम्स है उसमें हम उसको एडजस्ट कर देंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो ये जो लाइन लिखी हुई है कि बोनस पेड एट द एंड अलोंग विद द पॉलिसी अमाउंट टू द पॉलिसी होल्डर इज कॉल्ड, और उसके बाद जो ये बोनस होता है जब पॉलिसी का पीरियड खत्म हो जाता है, पॉलिसी मैच्योर होती है, तो तब इस बोनस को टेक्निकली हम पे कर देते हैं अलोंग विद पॉलिसी के अमाउंट के साथ। अलोंग विद पॉलिसी के अमाउंट के साथ इस बोनस को पे करा जाता है, इसको बोलते हैं रिवर्सनरी बोनस। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? फिर इसने ये जो क्वेश्चन दिया है ये थोड़ा सा तुम लोगों के लिए टफ है, क्योंकि बेसिकली ये चीज स्टूडेंट कम पढ़ते हैं। इन रिलेशन टू एन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट। अब तुम्हें मालूम है कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के पास हमें कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है, करेक्ट। अब जो अमाउंट हम डिपॉजिट करते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में, वो कैसे कंप्यूट करा जाता है? मुझे जितना भी लोड चाहिए, और फिर मैं लोड फैक्टर ऑफ द कैटेगरी देखूंगा जिसमें कि कंज्यूमर या कस्टमर फॉल करता है, करेक्ट। वो कैटेगरी डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, डोमेस्टिक के लिए कर रहे हैं, कमर्शियल के लिए कर रहे हैं, हैवी कमर्शियल के लिए कर रहे हैं, उसके हिसाब से कैटेगरी बनाई जाती है। फिर जो करंट टैरिफ होता है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। फिर वो बिलिंग साइकिल का मतलब वो डिपेंड करता है कि कंपनी की बिलिंग साइकिल क्या है, 1 ईयर की है, 3 मंथ्स की है, 1 मंथ्स की है, उस साइकिल से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और उसमें फिर प्लस 45 डेज जो है वो ऐड करे जाते हैं। तो इस तरीके से सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट जो है वो कंप्यूट करा जाता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, बिलिंग साइकिल प्लस 45 डेज। इज इट क्लियर टू यू? लेकिन मैंने कहा ये बच्चों के लिए टफ क्वेश्चन है, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है। फिर है इन केस ऑफ ए बैंकिंग कंपनी जनरल लेजर डज नॉट कंटेन। अगेन बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं कि जब बैंकिंग कंपनी करते हैं, या स्टूडेंट मैंने खास तौर से देखा है कि वो सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शंस तो कर लेते हैं और थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ते। प्रॉब्लम ये है। इज इट क्लियर टू यू? ग्रुप 1 में भी आपका एक चैप्टर हुआ करता था सेल बैलेंसिंग लेजर, और जिन लोगों ने ग्रुप 1 की भी हमारी खरीदी हुई है उसमें भी मैंने सेल बैलेंसिंग लेजर में भी ये बताया था कि सेल बैलेंसिंग लेजर सिस्टम बेसिकली ऐसे इंस्टीट्यूशंस ज्यादा अडॉप्ट करते हैं जहां एक ही दिन में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं या वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा हैवी होता है। फिर मैंने उसमें यह भी लिखाया था कि ये सेक्टर आजकल इंडिया में फाइनेंशियल खास तौर से सेक्टर्स में बहुत ज्यादा प्रिवलेंट है, जैसे बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस, क्योंकि वहां बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। बैंकिंग कंपनी में भी थ्योरेटिकल नोट में मैंने ये लिखाया हुआ है कि एक बैंकिंग कंपनी का जो जनरल लेजर होता है, मैंने उसमें बताया हुआ है कंट्रोल अकाउंट्स होते हैं जिसमें कि पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, एसेट अकाउंट होते हैं, कुछ कॉन्ट्रा अकाउंट्स भी मैंने लिखाए थे, लेकिन मैंने ये नहीं लिखाया था रेवेन्यू अकाउंट। तो इसलिए क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जनरल लेजर डज नॉट कंटेन, तो इसका मतलब रेवेन्यू अकाउंट इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये ध्यान रखना है इसमें। फिर कहता है 6 पॉइंट में लॉसेज ऑफ थेफ्ट आर कवर्ड बाय, और फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है और कहता है कवर्ड बाय। तो लॉसेज ऑफ थेफ्ट जो होते हैं, देखो जब हमने इवन इंश्योरेंस का, जनरल इंश्योरेंस का चैप्टर भी स्टार्ट करा था, इनफैक्ट जब हमने तुम्हारा इंश्योरेंस का चैप्टर स्टार्ट करा था तो मैंने तब भी बताया था कि इंश्योरेंस को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जनरल इंश्योरेंस में और लाइफ इंश्योरेंस में। याद आया आपको या नहीं आया? फिर जनरल इंश्योरेंस में भी मैंने बताया था कई तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, जैसे फायर का इंश्योरेंस है, मरीन का इंश्योरेंस है, बर्गलरी का मतलब होता है सेंध लगाना, जैसे दीवार में छेद कर करके चोरी कर ली। तो जो बर्गलरी इंश्योरेंस होता है, अब वो जाहिर है कि उसके लिए मैं थेफ्ट इंश्योरेंस पॉलिसी लूंगा, जैसे फायर इंश्योरेंस के लिए मैं फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लूंगा, जो तुमने ग्रुप 1 में भी पढ़ी थी। इज इट क्लियर टू यू?
इसी तरह ग्रुप 2 में जब तुम इंश्योरेंस का चैप्टर कर रहे थे तब ये चीजें बताई तो गई थी, लेकिन मैंने कहा बच्चे मोस्टली इन चीजों पर कई बार ध्यान नहीं देते, तो फिर प्रॉब्लम आती है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने में या एमसीक्यूज को। तो लॉसेज ऑफ थेफ्ट आर कवर्ड बाय, इसका आंसर क्या होना चाहिए? अब इसका आंसर बर्गलरी यहां लिखा हुआ है, मुझे लगा शायद ऑप्शन में दिया ही नहीं है, लेकिन दिया हुआ है बर्गलरी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? फिर एक क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग आइटम्स इन कॉलम ए विद कॉलम बी। हालांकि मैंने ऑलरेडी तुम्हें मैच कर करके दे दिए हैं। कॉलम ए में एक आइटम लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन ऑन एक्चुरियल बेसिस फॉर ग्रेचुइटी बेनिफिट्स। अब तुम लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS15 पढ़ा हुआ है, करेक्ट? एटलीस्ट तुम्हें इतना तो मालूम है कि ये टर्म जो ग्रेचुइटी का ताल्लुक है, करेक्ट, उसमें हमने पढ़ा था ग्रेचुइटी के बारे में कि उसकी जो वैल्यूएशन होती है उसके लिए एक्चुरियल बेसिस पर वैल्यूएशन करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये जो टर्म है इसका ताल्लुक जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS15 से है। फिर कहता है बाई बैक ऑफ शेयर। अब ये जो कॉलम बी में आइटम है इसमें से मोस्ट प्रोबेबली सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो बाई बैक से ताल्लुक रखता है। तो मैं मालूम है जब हम बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर करते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करा जा सकता है ऐसी सिचुएशन में बाई बैक ऑफ शेयर्स के लिए। कैपिटलाइजेशन और बोरोइंग कॉस्ट का जो ताल्लुक है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS16 से है। AS16 जैसा कि आपको मालूम है डील करता है बोरोइंग कॉस्ट से। फिर ज्योग्राफिकल सेगमेंट जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS17 से डील करता है। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद सी में कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। पहला पॉइंट है रोल ओवर मस्ट बी विद इन द रिटन कॉन्सेप्ट ऑफ द डिवेंचर होल्डर। आपको मालूम है ये रोल ओवर का क्या मतलब होता है? जैसे कंपनी है, एक कंपनी ने डिवेंचर इश्यू करे हुए हैं, करेक्ट? एक कंपनी ने डिवेंचर इश्यू करे हैं और मान लेते हैं इन डिवेंचर को 5 ईयर्स के लिए इश्यू करा गया है। इसका मतलब है अगर आपने इस कंपनी के डिवेंचर खरीदे हैं तो ये कंपनी आपका पैसा यानी कि डिवेंचर होल्डर का पैसा उनको विद इन ए मैक्सिमम पीरियड 5 ईयर्स में वापस लौटा देगी, अगर कंपनी ने 5 ईयर्स के लिए डिवेंचर इश्यू करे हुए हैं। लेकिन कई बारी कंपनी को क्या लगता है कि मैच्योरिटी पीरियड पास आने वाला है और कंपनी को ऐसा लगता है शायद हमारे लिए इस पैसे को वादे के मुताबिक वापस करना मुश्किल हो जाएगा ड्यू टू लेट अस से कैश क्रंच की वजह से या किसी भी और रीजन की वजह से। कभी कभी कंपनी को ऐसा एहसास होता है कि शायद डिवेंचर होल्डर का पैसा हमने जो स्पेसिफिक डेट दी थी उस डेट को हम शायद वापस ना कर पाए। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी डिवेंचर होल्डर से रिक्वेस्ट करती है या सलाह मशवरा करती है, उनसे डायलॉग करती है और उनसे कहती है कि हम ऐसा करते हैं इस टर्म को रोल ओवर कर देते हैं। रोल ओवर का मतलब है एक्सटेंड कर देते हैं। लेट अस से कंपनी ने कहा भाई तुम्हारा पैसा हमने 5 साल में वापस करना था, लेकिन अब हम 5 की बजाय लेट अस से इसको 8th ईयर में वापस करेंगे और 5th ईयर के एंड में हम नहीं कर पाएंगे, 8th ईयर में करेंगे। तो इसको बोलते हैं रोल ओवर। रोल ओवर का बेसिकली मतलब है एक्सटेंशन ऑफ टाइम। लेकिन ऐसा कोई कंपनी तभी कर सकती है जब डिवेंचर होल्डर की कॉन्सेंट का मतलब है कि डिवेंचर होल्डर की तरफ से हमें जो है हाँ मिलना चाहिए। अगर वो एफर्मेटिव पे नहीं होंगे तो फिर हम रोल ओवर नहीं कर सकते, इसलिए डिवेंचर होल्डर की सलाह लेना भी जरूरी है। तो रोल ओवर मस्ट बी विद द रिटन कॉन्सेंट ऑफ द डिवेंचर होल्डर। तो ये करेक्ट आंसर है, इट इज ट्रू। इज इट क्लियर टू यू? तो ये जो है ट्रू है। इन केस ऑफ forfeiture ऑफ शेयर्स, a shareholder is not able to pay the further calls and returns his share to the company for cancellation voluntarily। एक कंपनी ये मान लेते हैं और एक कंपनी ने शेयर्स इश्यू करे हुए हैं, मान लेते हैं कि 1000 शेयर, इन शेयर्स में से मिस्टर एफ नाम के एक आदमी ने खरीदे। अब मिस्टर एफ नाम के आदमी ने मान लेते हैं कि फर्स्ट कॉल पे करी, सेकंड कॉल भी पे करी। देखो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो उसने पे कर ही दिया, फर्स्ट कॉल भी पे करी, सेकंड कॉल भी पे करी, लेकिन उसने थर्ड कॉल पे नहीं करी। अब जब इसने थर्ड कॉल पे नहीं करी तो कंपनी ने ऑफ कोर्स इसको एक नोटिस भेजा, भाई आप थर्ड कॉल भी पे करो। नोटिस के अंदर भी इसने पेमेंट नहीं करी, कंपनी ने इसको फिर एक नोटिस भेजा, उसमें भी इसने पे नहीं करी। अब कंपनी ने इसको एक और नोटिस भेजा, कंपनी ने कहा भाई अगर आप इसको पेमेंट में और डिले करेंगे, एक तो पर डे के हिसाब से हम इतना इतना इंटरेस्ट लगाएंगे और फिर हमारे पास राइट है अगर इस पीरियड के अंदर भी आपने पेमेंट नहीं करी तो फिर हम आपके शेयर को कैंसिल कर देंगे।
यानी कि जो फोर फीचर होता है वो कभी भी शेयर होल्डर अपनी इच्छा से नहीं करता है। अब यहां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि जब शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं करी तो उसने अपने शेयर वापस कर दिए और अपनी इच्छा से उसने वॉलेंटरीली का मतलब है स्वेच्छा से, उसने अपनी इच्छा से अपने शेयर कैंसिल कर दिए। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। जब कोई शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करता है तो उस केस में कंपनी उसके शेयर को फोरफीट करती है, कैंसिल करती है। तो दिस विल बी द फॉल्स स्टेटमेंट। इज इट क्लियर टू यू? ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड में क्या कहता है? थर्ड में कहता है कैश कंप्राइजेस कैश इन हैंड एंड फॉरेन करेंसी बैलेंसेस। ये ठीक है। जब हम वर्ड कैश यूज करते हैं तो कैश में ऑफ कोर्स कैश में कैश तो इंक्लूड होता ही है, और उसके अलावा अगर हमारे कोई फॉरेन करेंसी बैलेंसेस हैं इवन, यानी कि जो फॉरेन बैंक्स में हमारे बैलेंसेस हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। तो ये कोई रॉन्ग ट्रीटमेंट नहीं है, ये करेक्ट है। फोर्थ में कहते हैं मिनिमम एग्रीड वैल्यू ऑफ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स in case of a banking company incorporated outside India not having a place of business in the city of Mumbai or Kolkata or both should be rupees 15 lakh। जब आपने हमारे नोट्स देखे होंगे तो नोट्स में पॉइंट नंबर 2 में ही मैंने ये सारी चीजें लिखाई हुई हैं, तो इसलिए उन नोट्स को भी आपने जरूर पढ़ना चाहिए। और इवन जब मैंने थ्योरेटिकल डिस्कशन करा था तब भी मैंने ये पॉइंट बताया हुआ था कि मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ एक बैंकिंग कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया, और लेकिन उसका कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो मुंबई और कोलकाता में नहीं है, तो उस केस में उसके जो पेड ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व्स होने चाहिए वो मिनिमम 15 लाख के होने चाहिए। तो ये तो थी पहली सीरीज। अब ये दूसरी सीरीज को भी देखते हैं। दूसरी सीरीज पे क्या कहता है? चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ऑफ कोर्स अब इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्व्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग बोनस शेयर। जब मैंने बोनस शेयर का चैप्टर कराया था तो मैंने तुम्हें सबसे पहले तो यही बताया था कि कोई कंपनी बोनस क्यों करती है, नंबर 1। फिर बोनस का मतलब क्या है। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि बोनस बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। आपको अगर याद हो तो मैंने कहा था एक तो बोनस जो हम फुल्ली पेड ऑफ शेयर को करते हैं और एक वो बोनस जो हम पार्टली पेड ऑफ शेयर को करते हैं। फिर मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि जो बोनस इश्यू जो होता है उसके लिए कंपनी अपने रिजर्व्स का इस्तेमाल करती है। इज इट क्लियर टू यू? कंपनी अपने रिजर्व्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि जो कंपनी के रिजर्व्स होते हैं उनको हम कई तरह के रिजर्व्स में बांट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंप्लिसिटी के लिए जैसे फ्री रिजर्व्स होते हैं। इज इट क्लियर टू यू? अब फ्री रिजर्व्स के अंदर मैंने जो तुम्हें आइटम्स जनरली लिखाए थे जैसे जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वगैरह वगैरह। उसके अलावा मैंने तुम्हें, जिसको कि हम रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स भी कह लेते हैं, चलो मैं रेवेन्यू लिखा देता हूँ, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह, या रिजर्व फंड वगैरह, या डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड वगैरह, इवन सिंकिंग फंड वगैरह, ये सब जो है रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स हैं। उसके अलावा मैंने बताया था कुछ कैपिटल नेचर के रिजर्व्स होते हैं जैसे कि सिक्योरिटी प्रीमियम है। सिक्योरिटी प्रीमियम है, वैसे तो कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, ये सब जो है कैपिटल नेचर के रिजर्व्स होते हैं। उसके अलावा मैंने तुम्हें कुछ और रिजर्व्स भी बताए थे, जैसे मैंने कहा था स्पेसिफिक रिजर्व, और मैंने बताया था कि स्पेसिफिक रिजर्व बेसिकली प्रोविजंस होते हैं। देखो नाम ही स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का मतलब है एक ऐसा रिजर्व जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया तो ये स्पेसिफिक रिजर्व है। जैसे हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया तो ये स्पेसिफिक रिजर्व है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एसेट के लिए बनाया जा रहा है, ये पर्टिकुलरली डेटर्स के लिए बनाया जा रहा है, तो ये स्पेसिफिक रिजर्व है। उसके अलावा मैंने तुम्हें यह भी बताया था कुछ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स होते हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने ये भी बताया था स्टैट्यूटरी रिजर्व्स वो रिजर्व्स होते हैं जो एंटिटीज को कानूनी दबाव के तहत बनाने पड़ते हैं। जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करा था तब मैंने ये भी बताया था ऐसी कंपनीज जो खास तौर से स्पेसिफाइड जोन्स में या स्पेसिफिक जोन्स में, जैसे फ्री ट्रेड जोन्स होते हैं या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, इन जोन्स में जो कंपनी ऑपरेट करती हैं जनरली उनके ऊपर गवर्नमेंट की एक बाउंडेशन होती है कि आपको इस तरह के रिजर्व बनाने हैं। स्टैट्यूटरी रिजर्व में मैंने एग्जांपल भी लिखाए थे, जैसे फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व है, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व है। मैंने ये भी बताया था बोनस इश्यू के लिए इस तरह के जो रिजर्व्स होंगे उनको तो हमने कभी भी यूज नहीं करना है, कभी भी यूज नहीं करना है। उसके अलावा
इसका मतलब है बोनस इश्यू जो होता है वो रेवेन्यू नेचर के और कैपिटल नेचर के रिजर्व्स में से ही हो सकता है। ये मैंने तुम्हें जब ये चैप्टर कराया था तब ये बताया था। फिर मैंने ये भी बताया था कि बोनस इश्यू केवल इन दोनों ही रिजर्व में से हो सकता है, रेवेन्यू नेचर के रिजर्व और कैपिटल नेचर के रिजर्व। लेकिन मैंने एक बड़ा पॉइंट ये बताया था कि जब हम पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड करते हैं तो उस केस में हम केवल रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, करेक्ट। लेकिन अगर मैं फुल्ली पेड शेयर को बोनस इशू कर रहा हूं तो मैंने तुम्हें बताया था कि आपकी कोशिश होनी चाहिए पहले कैपिटल नेचर के रिजर्व्स का आप इस्तेमाल करें और उसके बाद आप रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल करें। इसका मतलब जब हम फुल्ली पेड शेयर को बोनस इशू करते हैं तो हम दोनों तरह के रिजर्व इस्तेमाल कर सकते हैं, कैपिटल नेचर के भी, रेवेन्यू नेचर के रिजर्व भी। लेकिन प्राथमिकता आपने किसको दे दी है? कैपिटल नेचर के रिजर्व्स को दे दी है। यहां तक ठीक है। लेकिन मैंने इसमें एक बड़ा पॉइंट बताया था। मैंने यह भी बताया था कि ऐसे कैपिटल नेचर के रिजर्व जो कि रियलाइज्ड इन कैश नहीं है, जो कि रियलाइज्ड इन कैश नहीं है, और तुम्हें याद होगा उसमें मैंने तुम्हें एग्जाम्पल भी दिया था। इज इट क्लियर टू यू? तो कोई भी ऐसा कैपिटल नेचर का रिजर्व जो कि रियलाइज्ड इन कैश नहीं है तो उसको हम बोनस इश्यू के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर वो रियलाइज्ड इन कैश नहीं है, नॉट रियलाइज्ड इन कैश, तो उसको हम बोनस इश्यू के लिए यूज नहीं कर सकते। अब मेरी एसेट की अगर वैल्यू बढ़ रही है तो मेरी एंट्री क्या होगी? एसेट रीवैल्यूएशन रिजर्व या सिंपली रीवैल्यूएशन रिजर्व, सॉरी, एसेट अकाउंट डेबिट टू एसेट रीवैल्यूएशन रिजर्व, ये मेरी एंट्री होगी। जब मेरी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो मैं ये एंट्री लिखूंगा। इजंट इट और नॉट? अब तुमने देखा कि इस केस में जो एसेट्स रीवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर पैसा आ रहा है, एसेट रीवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर जो पैसा आ रहा है, यहां कोई कैश, इसके अगेंस्ट कोई कैश नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है तुमसे? विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग द बोनस शेयर। अब हमें मालूम है डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व हम यूज कर सकते हैं, रेवेन्यू नेचर का है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व भी हम यूज कर सकते हैं, जनरल रिजर्व भी कर सकते हैं, लेकिन रीवैल्यूएशन रिजर्व को हम यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा रीवैल्यूएशन रिजर्व। इज इट क्लियर टू यू? अभी अभी मैंने तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है जो क्वेश्चन नंबर 2 है। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बोनस, इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, बोनस में भी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस के केस में बोनस कितने टाइप का हो सकता है। होता क्या है कि बच्चों ने लाइफ इंश्योरेंस के केस में जो बोनस पढ़ा होता है, अधिकतर उन्होंने कैश बोनस पढ़ा होता है और उसके अलावा उन्होंने रिवर्सनरी बोनस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होता है। तो कई बार बच्चे इसका आंसर 2 भी लिख सकते हैं। जबकि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इंस्टीट्यूट इस तरह के क्वेश्चन क्यों पूछता है जिसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी होती है। अब वैसे तो इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर 3 दिया है, जो कि ठीक है वैसे कुछ मायने में, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले यह भी बताया था कि लाइफ इंश्योरेंस के केस में इंटरिम बोनस भी होता है। तो इस तरह से तो मैं कह सकता हूं 3 बोनस होते हैं। तो इंस्टीट्यूट ने ठीक आंसर दिया है। वैसे ऑनेस्टली मैं तुम्हें बताऊं तो प्रैक्टिकल लाइफ में और भी कई बोनस होते हैं। इवन जो रिवर्सनरी बोनस होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं, बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम। एक तो सिंपल रिवर्सनरी बोनस होता है, एक होता है कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस। कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस भी होता है। उसके अलावा भी कई तरीके के बोनस होते हैं, जैसे एक टर्मिनल बोनस होता है। लाइफ इंश्योरेंस के केसेस की बात बता रहा हूं। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 3 से भी ज्यादा बोनस हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट को नहीं पूछते चाहिए जिसमें पॉसिबली आंसर कुछ भी हो सकता है। तो एनीवे, अब इंस्टीट्यूट ने आंसर 3 दिया हुआ है तो हम 3 मान लेंगे, ये सोचते हुए कि इंस्टीट्यूट जो है इन 3 तरह के बोनस की बात कर रहा है। वैसे मैंने बताया कई तरीके के बोनस लाइफ इंश्योरेंस के केस में होते हैं, करेक्ट। अब ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम्हें कराया कि इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। अब कह रहा है मैंने कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है, उस लोन की कोई किस्त है या इंस्टॉलमेंट है जो कि मैंने पे करनी है 12 महीने के बाद। तो अभी इसी तरह का क्वेश्चन हमने करा था, तो जाहिर है कि ये जो है, अच्छा वो कह रहा है विद इन, अब की बार आफ्टर नहीं लिखा, अब की बार कह रहा है विद इन 12 मंथ्स करनी है। तो इसका मतलब इसका आंसर करंट लायबिलिटी होगा, क्योंकि विद इन 12 मंथ्स है, करेक्ट। चाहे लॉन्ग टर्म लोन है, लेकिन अगर उसकी किस्त 12 महीने के अंदर पे करनी है, बैलेंस शीट की डेट से लेकर के अगले 12 महीने के अंदर पे करनी है, तो जाहिर है उसको करंट लायबिलिटी मानेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन ऑफ बाई बैक ऑफ सिक्योरिटी।
तुम्हें याद है कि जब बाई बैक ऑफ सिक्योरिटी का चैप्टर मैंने कराया था, जो कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की तरह ही है काफी हद तक, बाई बैक ऑफ सिक्योरिटी, याद आया आपको बाई बैक ऑफ सिक्योरिटी के केस में? तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जनरली मैंने कुछ कंडीशंस मेंशन करी थी। कंडीशंस, हमने कुछ कंडीशंस उसमें मेंशन करी थी। क्या कंडीशंस हमने मेंशन करी थी? तुम्हें याद होगा कि जो मैंने उसमें कंडीशंस मेंशन करी थी, करेक्ट, उन कंडीशन में मैंने एक तो ये बताया था कि बाई बैक जो है वो मस्ट बी ऑथराइज्ड होना चाहिए। तो बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मस्ट बी ऑथराइज्ड, एक तो वो ऑथराइज्ड होना चाहिए। अगर कंपनी के आर्टिकल ही उसको ऑथराइज नहीं कर सकते हैं तो कंपनी बायबैक नहीं कर सकती। एक तो ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी होना चाहिए। फिर मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि बायबैक के लिए दूसरी कंडीशन, दूसरी अहम कंडीशन यह भी है कि हमने एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा हो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा हो एनुअल जनरल मीटिंग में, करेक्ट। वैसे इस कंडीशन में भी मैंने तुम्हें यह बताया था कि अगर मेरी कंपनी सिर्फ 10% का ही बाईबैक करना चाहती है, 10% या उससे कम का बाईबैक करना चाहती है, तो उस केस में केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ही रेजोल्यूशन की जरूरत है। उस केस में हमें स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए मुझे शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए होती है, करेक्ट। यानी कि मेरा बाईबैक जब 10% से ज्यादा है तो उस केस में मेरे को शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी होगी, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। और अगर मेरा बाईबैक 10% या उससे कम का है तो उस केस में मैं सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रेजोल्यूशन, यानी कि एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर सकता हूं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में। तो ये दो कंडीशन तो मेन है ही, ऑथराइज्ड होने चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। और वैसे एक तीसरी कंडीशन ये है कि बाईबैक जब हम अनाउंस कर देते हैं तो उसके एक अनाउंस तो क्या कहना चाहिए, अनाउंसमेंट का मतलब है जब हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया। जब बाई बैक के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया तो इनडायरेक्टली इसका मतलब है कि कंपनी ने बाई बैक करने की अनाउंसमेंट कर दी है। तो जब हम बाई बैक की अनाउंसमेंट या स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर चुके होते हैं तो उसके 1 साल के अंदर अंदर मुझे बाई बैक का प्रोसेस कंप्लीट कर देना चाहिए। ये कंडीशंस हैं। अब क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन, इनमें से कौन सी कंडीशन नहीं है? तो ये भी कंडीशन है, ये भी कंडीशन है, ये भी कंडीशन है, लेकिन ये कोई कंडीशन थोड़ी है कि बोथ फुल्ली एंड पार्टी पेड अप सिक्योरिटीज कैन बी बॉट बैक। ये कोई कंडीशन नहीं है, ये तो एक स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का लेकिन आंसर ये होगा, करेक्ट, क्योंकि ये कंडीशन नहीं है। अब जो अगला क्वेश्चन है, बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, खासतौर से जिन लोगों ने बैंकिंग कंपनी में फाइनल अकाउंट्स भी करे हुए हैं, तो उन्होंने देखा हुआ है कि बैंकिंग कंपनी जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो बैंकिंग कंपनी के लिए जरूरी होता है कि वो स्टैट्यूटरी रिजर्व में 25% अमाउंट ट्रांसफर करे या स्टैट्यूटरीली 25% रिजर्व्स में ट्रांसफर करे। ये तो कई बच्चे क्या करेंगे, जल्दबाजी में इसका आंसर ये लिख करके आ जाएंगे, लेकिन ऐसा मत करना। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं पहले उसको पढ़ लेना चाहिए, जल्दबाजी कभी नहीं करें। ए बैंकिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन provision on unsecured portion of doubtful debts. Provision on unsecured portion of doubtful debts. तुम्हें याद है कि कंपनी के केस में हमने जब प्रोविजनिंग का टॉपिक करा था तब भी मैंने आपको ये पॉइंट बहुत डिटेल में, और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हमने करे थे। जब हमने प्रोविजनिंग का टॉपिक करा था तो तब भी मैंने तुम्हें बताया था कि बैंकिंग कंपनी स्टैंडर्ड एसेट के लिए कितना प्रोविजन बनाती है, सब स्टैंडर्ड के लिए कितना बनाती है। ये सारी चीजें बहुत डिटेल में हमने करी हुई हैं। सब स्टैंडर्ड के लिए हम कितना प्रोविजन बनाते हैं। उसके अलावा मैंने बताया था जो डाउटफुल डेट्स होते हैं, डाउटफुल डेट्स के खिलाफ हम किस तरीके से प्रोविजन बनाते हैं। पहले तो मैंने ये बताया था कि जो डाउटफुल डेट्स हैं, जो सिक्योर्ड है उसके खिलाफ हम कितना प्रोविजन बनाते हैं, और जो अनसिक्योर्ड है उसके खिलाफ हम कितना प्रोविजन बनाते हैं। क्वेश्चन की यहां डिमांड क्या है, प्रोविजन ऑन अनसिक्योर्ड पोर्शन ऑफ डाउटफुल डेब्ट्स, यानी कि जो डाउटफुल डेब्ट्स हैं या एडवांसेस हैं उसमें भी अनसिक्योर्ड हैं। तो मैंने बताया था कि अनसिक्योर्ड के खिलाफ जो है हम 100% का प्रोविजन बनाते हैं। इज इट क्लियर टू यू? और मैंने कहा जो डाउटफुल डेब्ट्स होते हैं लेकिन जो सिक्योर्ड होते हैं तो उसमें टाइम बेसिस के हिसाब से आपको याद होगा कि हमने प्रोविजन बनाए थे, जैसे 20%, 1 से 3 ईयर्स के बीच में 30%, और मोर देन 3 ईयर्स के बीच में 100%। लेकिन ये तो तब होता है अगर डाउटफुल डेट सिक्योर्ड है। यहां क्वेश्चन पूछ रहा है कि डाउटफुल डेट्स अगर अनसिक्योर्ड है तो हम कितना प्रोविजन बनाएंगे। इज इट क्लियर? तो इसलिए आंसर होगा ये
फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बताइए इनमें से कौन सी चीज करेक्ट है। अब मैंने कहा ना, बच्चे जल्दबाजी में कई बार क्वेश्चन कुछ होता है और उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, तो जल्दी से वो एकदम से आंसर मार्क कर देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पहले पढ़े। डिवेंचर कैरीज ए फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। अब कई बच्चों से पूछूंगा अगर डिविडेंड कैरीज ए फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, तो उनका आंसर हो जाएगा यस सर। अरे बाबा पहले ही, क्योंकि उनके दिमाग में फिक्स्ड चल रहा होता है, बाकी चीज तो चल ही नहीं रही है। डिवेंचर होल्डर को बेटा डिविडेंड थोड़ी मिलता है, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है। तो यहां क्या कह रहा है, डिवेंचर कैरीज ए रेट ऑफ डिविडेंड, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, जबकि डिवेंचर कैरीज ए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये गलत स्टेटमेंट है, ये करेक्ट नहीं है। ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में इश्यू इररिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर। मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि आजकल जितनी भी कंपनीज हैं वो इररिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं कर सकती, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। अनमार्क्ड एप्लीकेशंस आर दोज एप्लीकेशंस दैट बियर द स्टैंप ऑफ द अंडरराइटर। आपको याद है हमने अंडर राइटिंग का चैप्टर करा था, बहुत डिटेल में करा था अंडर राइटिंग का चैप्टर भी। तो एक कंपनी के पास कुछ तो मार्क्ड एप्लीकेशंस आती हैं और कुछ अनमार्क्ड एप्लीकेशन आती हैं। मार्क्ड एप्लीकेशन आती हैं, कुछ अनमार्क्ड एप्लीकेशन आती हैं। मार्क्ड एप्लीकेशन वो एप्लीकेशंस होती हैं जिसपे अंडर राइटर्स की स्टैम्प, मान लेते हैं 2-3 अंडर राइटर है, अंडर राइटर 1, अंडर राइटर 2, अंडर राइटर 3। तो कौन सी एप्लीकेशन किस अंडर राइटर के थ्रू आई है, ये देखने के लिए अंडर राइटर्स क्या करते हैं, एप्लीकेशन में अपनी स्टैंप लगा देते हैं। तो मार्क्ड एप्लीकेशन पे स्टैंप होती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। कोई अनमार्क्ड एप्लीकेशन में थोड़ी अंडर राइटर्स की स्टैंप होती है। अनमार्क्ड एप्लीकेशन तो वो एप्लीकेशन होती हैं जो पब्लिक ने डायरेक्टली सब्सक्राइब करे होते हैं कंपनी के शेयर्स। इज इट क्लियर टू यू? क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये 4 में से 3 तो इनकरेक्ट है, तो इसका मतलब जो बच गई वो करेक्ट ही होगी। वैसे करेक्ट क्या है, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54 ए कंपनी शेल नॉट इश्यू शेयर्स एट ए डिस्काउंट। यस, सेक्शन 53 के मुताबिक एक कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकती, लेकिन सेक्शन 54 में कुछ कंडीशंस दी हुई हैं जिसमें यह कहा गया है कि एक कंपनी जो है अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इश्यू कर सकती है। फॉर एग्जांपल, जब एक कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू करती है, तुम्हें याद है स्वेट इक्विटी शेयर्स भी मैंने तुम्हें बताया था। जैसे कि एक कंपनी ने अपने किसी एम्प्लॉय से कोई टेक्निकल नॉलेज या कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज हासिल करा, तो हमने उस अपने एम्प्लॉय से कुछ टेक्नोलॉजी हासिल करी, या हमने उसके कुछ एक्सपर्टीज का मतलब नॉलेज होता है, एक्सपर्टाइज नहीं होता, दिस इज नोन एज एक्सपर्टीज। कोई एक्सपर्टीज हासिल करी, तो उस केस में कंपनी जो है शेयर्स को डिस्काउंट पे इश्यू कर सकती है एज पर सेक्शन 54। तो ये ठीक स्टेटमेंट है कि एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54, अदरवाइज कंपनी जो है शेयर को डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकती है, लेकिन सेक्शन 54 में जो कंडीशन है उसके मुताबिक शेयर डिस्काउंट पे इश्यू करे जा सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब बी में क्या कहते हैं, मैच द फॉलोइंग आइटम्स इन कॉलम ए विद आइटम्स इन कॉलम बी। लीजिए जी, अब ये मैच करने वाली चीजें आ गई। वैसे तो इंस्टीट्यूट ने ना बहुत गड़बड़ी करी हुई है। अब बताओ, पहला क्वेश्चन बच्चों से पूछ रहा है कॉलम ए फंक्शनल करेंसी। अब फंक्शनल करेंसी से रिलेटेड तो यहां कोई भी ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि जो वर्ड फंक्शनल करेंसी होता है वो इंड एएस में यूज होता है। यहां तो तुम्हें कहीं भी इंड एएस कोई दिया ही नहीं है। वैसे तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था इंड एएस 21। इसका करेक्ट आंसर तो होना चाहिए था इंड एएस 21। जो फंक्शनल करेंसी वर्ड है वो इंड एएस 21 से डील करता है, और क्योंकि इंड एएस 21 का भी ताल्लुक जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रेट से ही है। अब लेकिन यहां तुम्हें ऑप्शन में जो दिया गया है वो एएस 11 दिया गया है, तो हम मान लेते हैं कि इंस्टीट्यूट को ऐसा लग रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस 11 में फंक्शनल करेंसी है। तो चलो ठीक है, एएस 11 मैंने नीचे आंसर दिया हुआ है। अब सरेंडर वैल्यू, ये जो टर्म है इसका ताल्लुक इंश्योरेंस से होता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। उसके बाद सर्विस लाइन डेवलपमेंट चार्जेस, तुम्हें याद होगा कि
हमने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में इसके बारे में पढ़ा था, सर्विस लाइन डेवलपमेंट चार्जेस, क्योंकि एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जब अपना बिल हमें बना करके भेजती है तो कुछ सर्विस लाइन चार्जेस भी उसमें लेती है। कंटिंजेंट रेंट, आपको याद आया कि कंटिंजेंट रेंट का ताल्लुक किससे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 19 से। कंटिंजेंट रेंट का मतलब क्या होता है? जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 19 में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जो ओनर ऑफ द एसेट होता है, जिसको हम लेसर बोलते हैं, लेसर अपना एसेट जो है यूज करने के लिए लेसी को देता है कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जिसको लीज पीरियड कहते हैं। इज इट क्लियर टू यू? इस लीज पीरियड में बिकॉज लेसी एसेट को यूज कर रहा है तो वो हमें कुछ पेमेंट देता है, जिसको हम लीज रेंटल्स बोलते हैं, रिसीव करने वाले के एंगल से, और पे करने वाले के एंगल से लीज पेमेंट बोलते हैं। कभी कभी लेसर ये कहता है भाई एसेट के यूज करने के बदले में आप हमें एनुअली इतना रेंट तो पे करेंगे, लेकिन उसके अलावा आप हमें कुछ और रेंट भी पे करेंगे। वो कुछ और रेंट इसलिए पे करेंगे क्योंकि हम आपको कुछ अलग से सर्विसेज, लेट अस से मेंटेनेंस सर्विसेज या रिपेयर्स की सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो इसके अगेंस्ट आप हमें कुछ और रेंट पे करेंगे, उसी को हम कंटिंजेंट रेंट कहते हैं। तो इंपॉर्टेंटली कंटिंजेंट रेंट का जो ताल्लुक है वो AS 19 से है, जो मैंने यहां पर बता दिया। करेक्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको यह बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। द प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स आर क्रेडिटेड टू। अब मैंने कहा ना, बच्चे इतनी तेजी से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बाबा पढ़ते हैं, उनको मालूम है कि शेयर को फॉरफीट करने के बाद हम री इश्यू करते हैं, और उनको यह भी मालूम है कि उसके अलावा जो गेन होता है वो हम कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करते हैं। अब जैसे ही बच्चों ने पढ़ा फॉरफीचर, री इश्यू, बस उनके दिमाग में आया रिजर्व, और उन्होंने लिख दिया यहां पर ट्रू। मैंने कहा पढ़ना ध्यान से होता है, क्या क्या लिखा हुआ है यहां? कैपिटल रिजर्व नहीं लिखा है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व लिखा हुआ है। तो ये गलत स्टेटमेंट हो गई, क्योंकि यहां लिखा होना चाहिए था कैपिटल रिजर्व। फिर कहता है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज आर नॉट परमिटेड टू बाई बैक देयर ओन शेयर आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। अभी मैं बाई बैक की बात कर रहा था। देखो बाई बैक जो है, मैंने पहले भी बताया हुआ है और फिर बता रहा हूं, बाई बैक के लिए, बाई बैक जो है हम सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूज कर सकते हैं, हम फ्रेश इश्यू भी यूज कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स अपने फ्री रिजर्व्स तो हम यूज कर ही सकते हैं। तो बाई बैक इन चीजों से हो सकता है, तो इसका मतलब जो है ये ठीक है, ये जो है ट्रू है। बोनस इज इन द नेचर ऑफ प्रॉफिट विच इज पेएबल बाय द इंश्योरेंस कंपनी टू द पॉलिसी होल्डर। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। भाई कंपनी जो बोनस अपने पॉलिसी होल्डर को देती है वो प्रॉफिट्स में से ही देती है। आपको याद है जब हमने इसके क्वेश्चंस भी करे थे लाइफ इंश्योरेंस में खास तौर से, तो तब भी मैंने तुम्हें बताया था कि कितना हिस्सा जो है पॉलिसी होल्डर्स का होता है और कितना हिस्सा जो है शेयर होल्डर्स का होता है। पॉलिसी होल्डर्स का 95% होता है, शेयर होल्डर का 5% होता है। जो भी प्रॉफिट होता है वो कंपनी बोनस के रूप में देती है अपने पॉलिसी होल्डर को, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन इज इंक्लूडेड। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर मान लो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, आजकल तो तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्टिकल फॉर्मेट में बनाते हो, ठीक है ना, वर्टिकल फॉर्मेट में। करेक्ट। तुम्हें याद है कि जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह बनाते हो तो उसमें क्या क्या आइटम आप इनकम के लिखते हो और क्या क्या आइटम आप एक्सपेंसेस के लिखते हो। आजकल जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम कुछ कैटेगरीज में बांट देते हैं। अब वो कह रहा है जो लोन है उस पर जो इंटरेस्ट हमने पे करा है, इंटरेस्ट ऑन लोन, अब कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो हम अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में के अंदर इंक्लूड करते हैं। क्या हम अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर की हेडिंग में दिखाते हैं? नहीं, हम उसको फाइनेंस कॉस्ट की हेडिंग के अंदर दिखाते हैं। तो ये गलत है, फॉल्स है। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। जहां तक सवाल है, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है रेट ऑफ प्रोविजनिंग बाय ए बैंक फॉर एडवांसेस डाउटफुल फॉर मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 3 ईयर्स। बैंकिंग के केस में मैंने बेटे आपको बताया था, क्या बताया था मैंने? बैंकिंग के केस में यह आपको मालूम होना चाहिए अच्छी तरह से। करेक्ट। बैंकिंग के केस में जो डाउटफुल डेट्स होते हैं उसमें प्रोविजन किस तरीके से बनेगा। उसने कहा कि जो डाउटफुल डेट्स हैं वो मोर देन 1 ईयर हैं बट लेस देन 3 ईयर्स है। अब डाउटफुल डेट्स से मोर देन 1 ईयर लेकिन लेस देन 3 ईयर्स है। अगर 1 से लेके 3 ईयर्स के बीच का टाइम पीरियड होता है तो मैंने बताया था कि 40% जो है
वो हम प्रोविजन बनाते हैं। तो इसका करेक्ट होगा 40%। अगर 3 ईयर से भी ज्यादा होता तो फिर 100% का प्रोविजन बनाते। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट एक्रूड, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट एक्रूड ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी शुड बी शोन। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट एक्रूड होता है, जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर कराया था तब भी मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बताया था कि जो इंटरेस्ट एक्रूड होता है उसको हम नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर दिखाते हैं। तो इसका आंसर होगा नॉन करंट लायबिलिटी, करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का ताल्लुक जो है वो अंडर राइटिंग से है। अंडर राइटिंग एग्रीमेंट्स के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि अंडर राइटिंग्स एग्रीमेंट आर ऑफ 2 टाइप्स। अब बेटे इसमें थोड़ी सी बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है। कई बच्चे इस तरीके से सोच सकते हैं कि कई तरीके की अंडर राइटिंग होती है, लेकिन क्वेश्चन तो ये पूछ ही नहीं रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर राइटिंग जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली 2 टाइप के अंडर राइटिंग एग्रीमेंट्स देखने में आते हैं। एक तो होता है कंडीशनल और एक होता है फर्म अंडर राइटिंग, करेक्ट। इसके बारे में वैसे मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है। तो जहां तक सवाल है अंडर राइटिंग एग्रीमेंट्स का, तो अंडर राइटिंग एग्रीमेंट्स वो 2 तरीके के होते हैं, कंडीशनल होता है, एक फर्म अंडर राइटिंग होता है। कंडीशनल अंडर राइटिंग के बारे में मैंने लिखा भी है कि अंडर दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट द अंडर राइटर एग्रीज टू टेक अप एग्रीड प्रपोर्शन ऑफ शेयर्स नॉट टेकन अप बाय द पब्लिक, यानी कि इसमें पब्लिक ने जो शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं करे होते वो शेयर्स जो है अंडर राइटर्स ले लेते हैं, ऑफ कोर्स एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन में। जबकि फर्म अंडर राइटिंग के केस में हमने देखा था चाहे पब्लिक ने शेयर सब्सक्राइब करे हो या ना करे हो, इसमें हमने कुछ पर्टिकुलर शेयर खरीदने ही होते हैं फर्म अंडर राइटिंग में। तो 2 तरीके के एग्रीमेंट्स देखने में आते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारा जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। जब मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का टॉपिक कराया था मैंने तब भी तुमसे कहा था आपके लेवल पे बेसिकली वो ये पूछते हैं कि टाइटल, यानी कि टाइटल आपको मालूम होना चाहिए कि सेगमेंट रिपोर्टिंग का टाइटल क्या है या रिलेटेड पार्टीज का टाइटल क्या है। जहां तक AS16 का ताल्लुक है वो तो बोरोइंग कॉस्ट से डील करता है, सेगमेंट रिपोर्टिंग AS17 से डील करता है। तो इसका आंसर होगा बी। AS18 रिलेटेड पार्टी से डील करता है, 19 जो है वो लीजेस से डील करता है। नेक्स्ट में पूछ रहा है कि ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर द अमाउंट लाइंग इन, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं जब रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर हम करते हैं, अमाउंट लाइंग इन डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तुम्हें याद है हमने सिंकिंग फंड के क्वेश्चंस करे थे। सिंकिंग फंड के क्वेश्चन में तुम्हें याद होगा कि हम डिवेंचर अकाउंट तो खैर बनाते ही थे, उसके अलावा हम एक सिंकिंग फंड अकाउंट भी बनाते थे जिसको हम डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व भी कहते हैं। उसके अलावा हम डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड इन्वेस्टमेंट जिसको सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब डिवेंचर को हमने रिडीम कर दिया है उसके बाद डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में या सिंकिंग फंड अकाउंट में जो बैलेंस बच जाता है उसको हम कहां ट्रांसफर करते थे। अगर आपने सिंकिंग फंड के इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से करा हुआ है तो आपको आंसर मालूम होना चाहिए कि हम जनरल रिजर्व में इसको ट्रांसफर करा करते थे, करेक्ट। तो इसका आंसर होगा जनरल रिजर्व। उसके अलावा 6 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इनमें से कौन सी चीज है जो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है, पार्ट नहीं है, करेक्ट, नॉट पार्ट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये भी ध्यान में रखना चाहिए। तो कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेस भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, सप्लायर्स को जो हम एडवांस देते हैं रॉ मटेरियल खरीदने के लिए वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। लेकिन मैंने जो मशीनरी, पेमेंट टू सप्लायर्स फॉर मशीनरी, मैंने सप्लायर को पेमेंट करा क्योंकि मैंने उनसे मशीनरी खरीदी, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। ये आपका किसका पार्ट हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा। दिस इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो इसलिए इसका आंसर यही होगा, पार्ट सी। 7th में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंजिबल एसेट, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि इस पे इंटेंजिबल एसेट कौन सा होगा, ट्रेडमार्क्स। आगे उसने कहा, नेक्स्ट में कहता है IASB। जब मैंने तुम्हें इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के बारे में बताया था तब भी मैंने कहा था कि इसमें से जो क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं आप लोगों से वो बेसिकली फुल फॉर्म पर पूछे जाते हैं। तो इंटरनेशनल IASB का जो फुल फॉर्म है वो बेसिकली इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, ये आपको मालूम होना चाहिए, करेक्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इन्वेंट्री इज, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन्वेंट्री इज इंक्लूडेड इन फिक्स्ड एसेट, क्या इन्वेंट्री को हम फिक्स्ड एसेट में इंक्लूड करते हैं, नहीं करते, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता।
इन्वेस्टमेंट पे इंक्लूड करते हैं, ये भी आंसर नहीं हो सकता। लेकिन पार्ट ऑफ करंट एसेट पे हम इंक्लूड करते हैं, ये इसका आंसर है, क्योंकि करंट एसेट के अंदर जो है इन्वेंट्री दिखाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सोर्सेज ऑफ बोनस इश्यू। तो बोनस इश्यू के लिए कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल है। जब बोनस इश्यू का चैप्टर मैंने तुम्हें कराया था, मैंने तुम्हें तब भी बताया था कि जो बोनस इश्यू है वो बोनस इश्यू जो है वो फ्री रिजर्व से भी करा जा सकता है, ये मैंने तुम्हें बताया था। अगर आपको याद हो, फ्री रिजर्व जनरली हम रेवेन्यू रिजर्व्स के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा मैंने बताया था कि कैपिटल नेचर के जो रिजर्व्स होते हैं उसमें से भी हम बोनस इश्यू कर सकते हैं। और कैपिटल नेचर के जो रिजर्व्स होते हैं उसके अंदर मैंने कहा था कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व भी शामिल होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी शामिल होता है। तो क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ बोनस इश्यू। तो फ्री रिजर्व भी सोर्स है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व भी है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। When a shareholder fails to pay the call, the company, if empowered by its article, may, जब एक शेयर होल्डर अपनी कॉल को पे नहीं करता है तो जाहिर है कि कंपनी के आर्टिकल्स अगर ये परमिशन देते हैं तो हम उनके शेयर को फोरफीट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एडवांटेजेस ऑफ बाईबैक। बाईबैक की क्या एडवांटेजेस है, बाईबैक की कौन कौन सी एडवांटेजेस हैं। पहले तो तुम्हें क्या लिखाया हुआ है उसको हम जरा देखें। कहता है फ्री रिजर्व्स व्हिच आर यूटिलाइज्ड फॉर बाईबैक इंस्टेड ऑफ डिविडेंड एनहांस द वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर एंड इंप्रूव द अर्निंग पर शेयर। ये एक एडवांटेज है। अगर कंपनी के पास बहुत सारे फ्री रिजर्व्स पड़े हुए हैं, बजाय हम उन फ्री रिजर्व्स का यूज डिविडेंड देने के लिए करें, अगर हम उनका यूज बाईबैक ऑफ शेयर्स के लिए करें तो ये कंपनी की जो है वो प्रोस्पेक्ट्स को, कंपनी की इमेज को बढ़ाता है, जिससे कंपनी की अर्निंग पर शेयर बढ़ जाती है। नेचुरल है, जब मैं अपने शेयर को बाई बैक कर लूंगा तो मेरी अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी, क्योंकि अब नंबर ऑफ शेयर कम हो जाएंगे। करेक्ट। सरप्लस कैश में बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी फॉर बाई बैक एंड अवॉइड द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टैक्स। बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम कंपनी डिविडेंड देगी तो कंपनी को डिविडेंड टैक्स देना पड़ता है, लेकिन अगर सरप्लस कैश का यूज मैं बाई बैक ऑफ शेयर्स के लिए कर रहा हूं तो इनडायरेक्टली इसका मुझे फायदा ये पहुंच रहा है कि मुझे जो डिविडेंड टैक्स देना पड़ सकता था वो मैं बचा रहा हूं। बाईबैक में बी यूज्ड एज ए वेपन टू फ्रस्ट्रेट एनी हॉस्टाइल टेक ओवर ऑफ द कंपनी बाय अनडिजायरेबल पर्संस। ये पॉइंट भी मैंने तुम्हें बताया था। आजकल बहुत सी कंपनी क्या करती हैं, जैसे उन्होंने मान लेते हैं ये एक मार्केट में बहुत बड़ी कंपनी है और हमारी कंपनी बहुत छोटी कंपनी है। मान लेते हैं कि बड़ी कंपनी हमारी कंपनी को टेक ओवर करना चाहती है, तो एक तो तरीका यह है कि बड़ी कंपनी हमारी कंपनी के डायरेक्टर को बोले भाई हम आपकी कंपनी को टेक ओवर करना चाहते हैं, बताओ आप तैयार है या नहीं है। अब हमारी कंपनी अगर मना कर देती है नहीं वी आर नॉट इंटरेस्टेड, तो बड़ी बड़ी कंपनीज आजकल क्या करती हैं, एक दूसरे तरीके से दूसरी कंपनी का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करती है। कैसे करती है, मान लेते हैं कि जो हमारी कंपनी है स्मॉल कंपनी, मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए इसके 5 शेयर होल्डर हैं। करेक्ट। मान लेते हैं इस कंपनी के सारे शेयर सिंप्लिसिटी के लिए कि इन 5 आदमियों के हाथ में। तो बड़ी कंपनी क्या कर सकती है, मार्केट में इन लोगों के पास जो शेयर्स है उनको ज्यादा प्राइस दे करके ये शेयर्स हासिल कर सकती है। तो अगर बड़ी कंपनी के पास हमारी कंपनी के ज्यादा शेयर आ जाएंगे, यानी कि 50% से अगर ज्यादा के शेयर इस कंपनी के पास पहुंच जाएंगे, तो इस कंपनी का कंट्रोल हमारी कंपनी के ऊपर आ जाएगा। लेकिन तो जब बड़ी कंपनी इस तरीके से कंट्रोल हासिल करती है तो उसको बोलते हैं हॉस्टाइल टेक ओवर। करेक्ट। हॉस्टाइल तरीके से टेक ओवर करना, एग्रेसिव तरीके से टेक ओवर करना। तो बाई बैक एक तरीका है कि हम दूसरी कंपनी को हॉस्टाइल टेक ओवर करने से रोक सकते हैं। कैसे, अगर ये सारे शेयर कंपनी इन लोगों से खरीद ले तो जाहिर है कि इनके पास शेयर ही नहीं बचेंगे इस कंपनी को देने के लिए, तो ये एक तरीका होता है बाई बैक। नेक्स्ट में मैंने बताया प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर। देखो, जब अकाउंट्स में हम कोई प्रोविजन बनाते हैं, किसी भी चीज के लिए हम जब प्रोविजन बनाते हैं, चाहे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो, प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज हो, किसी भी चीज का जब प्रोविजन बनाते हैं तो एग्जैक्टली हमें पता नहीं होता कि हमें कितना अमाउंट उस लायबिलिटी के लिए पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक एस्टिमेशन के आधार पर बनती है। प्रोविजन जो भी बनाए जाते हैं वो एस्टिमेशन के आधार पर बनाए जाते हैं। वो लायबिलिटी कितने की होगी तो ये हमें कुछ पता नहीं रहता। इसीलिए कहा जाता है कि प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर अननोन लायबिलिटी। अननोन लायबिलिटी का मतलब है कि एग्जैक्टली हमें पता नहीं है कि लायबिलिटी हमें कितने की पे करनी पड़ेगी।
15th में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है? आप लोग मुझे बताओ जल्दी से। क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? बिल्कुल है। बैलेंस शीट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट माना जाता है, खासतौर से वो कंपनी जो लिस्टेड कंपनीज है। ट्रायल बैलेंस सिंपली एक स्टेटमेंट है, लेकिन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा ट्रायल बैलेंस। करेक्ट। 16th में कहता है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज कवर्ड अंडर। अब हमें मालूम है कि जो डिविडेंड है दैट फॉल्स अंडर व्हाट वी कॉल सेक्शन 123, ये तुम्हें वैसे मालूम होना चाहिए। The sundry creditor for goods or services and acceptances should be disclosed as a part of। अब जो सन्ड्री क्रेडिटर है उनको आप कहां पर दिखाते हैं? अपनी बैलेंस शीट में। सन्ड्री क्रेडिटर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज को या बिल्स पेबल को किस कैटेगरी के अंदर दिखाते हैं? क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहा है, तो ट्रेड पेबल इसका आंसर होना चाहिए, इसमें कोई बड़ा पॉइंट नहीं है। कैश रिसीट्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जब हम फिक्स्ड एसेट को बेचते हैं तो जो कैश मिलता है उसको हम कहां दिखाते हैं? क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं? नहीं, हम उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 19 जो है AS 18 से रिलेटेड है। AS 18 का ताल्लुक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से है। वो कह रहा है X होल्ड्स 51% ऑफ Y लिमिटेड। क्वेश्चन ने हमें बताया कि कोई X लिमिटेड नाम की कंपनी है और X लिमिटेड नाम की कंपनी के पास Y कंपनी के 51% से ज्यादा के शेयर है। X लिमिटेड ने Y कंपनी के 51% से ज्यादा शेयर खरीदे हुए हैं। इसका मतलब Y कंपनी हमारे कंट्रोल में है। देखो AS 18 क्या कहता है कि अकाउंटिंग किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में किसी भी वक्त अगर एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के ऊपर कंट्रोल है, कंट्रोल कब आता है? जब 50% से ज्यादा के शेयर हमारे पास होते हैं, या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तब आता है जब 20% से ज्यादा के शेयर हो लेकिन 50% से कम हो। खैर, किसी दूसरी एंटिटी के ऊपर अगर हमारा कंट्रोल है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो वो कंपनी हमारी रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। तो इस केस में मैं कह सकता हूं कि X और Y तो रिलेटेड पार्टी हैं, क्योंकि X का इसके ऊपर जो है सिग्निफिकेंट, इसके ऊपर परफेक्ट कंट्रोल है। अब आगे उसने ये भी लिखा, आगे क्या लिखा है? पहले तो कहता है X होल्ड 51% ऑफ Y लिमिटेड एंड Y होल्ड्स 51% ऑफ W लिमिटेड। अब कहता है मार्केट में एक W लिमिटेड नाम की कंपनी भी है और W लिमिटेड के 51% शेयर जो है Y लिमिटेड के हाथ में है। तो इसका मतलब क्या हो गया? बिकॉज W लिमिटेड के ऊपर Y का कंट्रोल है, क्योंकि 51% से ज्यादा शेयर जो हैं Y के हाथ में है, तो W लिमिटेड इसके कंट्रोल में है। इसमें भी किसी तरीके का डाउट नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो इसका मतलब ये दोनों भी रिलेटेड पार्टी हैं, क्योंकि इसका कंट्रोल अगर हमारे पास है तो इसका मतलब ये हम रिलेटेड पार्टी हैं। उसके बाद अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? आगे एक और चीज क्वेश्चन में करिए। क्वेश्चन कहता है एक जेड लिमिटेड नाम की कंपनी भी है। मार्केट में कोई जेड लिमिटेड नाम की कंपनी है और जेड लिमिटेड नाम की जो कंपनी है W लिमिटेड के उसके पास 49% स्टेक्स हैं। 49% इस कंपनी के 49% शेयर जो है जेड लिमिटेड ने खरीदे हुए हैं। अब ध्यान से ये सुने जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। X लिमिटेड और जेड लिमिटेड का तो कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि X लिमिटेड ने जेड लिमिटेड में कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करी हुई है। करेक्ट? तो हम दोनों तो रिलेटेड पार्टी हो नहीं सकते। इसी तरह Y ने भी इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, तो Y और Z भी रिलेटेड पार्टी नहीं हो सकते। इज इट क्लियर टू यू? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? सर बिल्कुल आ रही है। अब इस क्वेश्चन में जेड लिमिटेड और W लिमिटेड भी रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। क्यों रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे? क्योंकि जेड लिमिटेड के पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। देखो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कब आता है? जब किसी कंपनी के पास दूसरी कंपनी के 20% से ज्यादा 20% या उससे ज्यादा के स्टेक हो, लेकिन 50% से लेस हो। यानी कि मेरी इन्वेस्टमेंट किसी दूसरी कंपनी में अगर 20% से लेके 49.99% तक है, तो मैं कहूंगा मेरा उसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो देखा जाए तो W और Z भी रिलेटेड पार्टी है। W और Z भी रिलेटेड पार्टी है, लेकिन हमारे ऑप्शन में कहीं भी W और Z नहीं लिखा हुआ है। W और Z भी रिलेटेड पार्टी, लेकिन बिकॉज ये ऑप्शंस में नहीं लिखा हुआ है तो इसलिए इस ऑप्शन को हमें छोड़ना पड़ेगा। अब मैंने कहा कि X और Y तो रिलेटेड पार्टी हैं ही,
बिकॉज एक्स जो है वाई को कंट्रोल कर रही है और वाई डब्ल्यू को कंट्रोल कर रही है, तो इसका मतलब है कि एक्स लिमिटेड इनडायरेक्टली डब्ल्यू को भी कंट्रोल कर रही है, क्योंकि डब्ल्यू वाई के कंट्रोल में और वाई हमारे कंट्रोल में है। तो हम डब्ल्यू से जो कराना चाहेंगे वाई को बोल देंगे कि भाई आप ऐसा ऐसा करो, क्योंकि डब्ल्यू जो है वो वाई लिमिटेड के कंट्रोल में। तो इस क्वेश्चन में एक्स और वाई तो रिलेटेड पार्टी हैं ही, वाई और डब्ल्यू भी रिलेटेड पार्टी है, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं एक्स वाई और डब्ल्यू रिलेटेड पार्टी है। इज इट क्लियर टू यू? और ये ऑप्शन में दिया हुआ है, करेक्ट। फिर क्वेश्चन में एक ऑप्शन दिया है एक्स लिमिटेड एंड जेड लिमिटेड। एक्स और जेड तो रिलेटेड पार्टी हो ही नहीं सकते, मैंने कहा, इसलिए ये तो वैसी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है वाई एंड जेड लिमिटेड, मैंने कहा वाई और जेड भी रिलेटेड पार्टी नहीं हो सकते, क्योंकि वाई की कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। क्वेश्चन में एक और ऑप्शन दिया है एक्स एंड वाई लिमिटेड ओनली, खाली एक्स और वाई लिमिटेड ही रिलेटेड पार्टी नहीं है, इसमें एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड और डब्ल्यू लिमिटेड तीनों रिलेटेड पार्टी मानी जाएंगी। क्यों मानी जाएंगी? क्योंकि एक्स के अंडर में वाई लिमिटेड है और इनडायरेक्टली, यानी कि वाई लिमिटेड हमारे अंडर में डायरेक्टली है क्योंकि हमने इसके 51% शेयर खरीदे, और ये कंपनी इनडायरेक्टली हमारे कंट्रोल में है क्योंकि ये कंपनी वाई लिमिटेड के कंट्रोल में और वाई लिमिटेड हमारे कंट्रोल में। जब कोई दूसरी एंटिटी हमारे कंट्रोल में हो या इनडायरेक्टली हमारे कंट्रोल में हो तो वो भी हमारी रिलेटेड पार्टी मानी जाती है। तो एक्स, वाई और डब्ल्यू लिमिटेड इस केस में रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 15 से है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 15 से ये क्वेश्चन है। हो सकता है बहुत से बच्चे AS 15 करते ही नहीं है, मुझे मालूम है इस बात का। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है द फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स ऑफ ए लिमिटेड। अब ये प्लान एसेट्स के बारे में तुम्हें मालूम नहीं होगा, मैं तुम्हें अभी बताता हूं। फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स ऑफ ए लिमिटेड एट द बिगनिंग एंड at the end of the year 2015 and 16 were rupees 4 lakh and 5,70,000. करेक्ट। देखो, अपनी एम्प्लॉयज को पेमेंट वगैरह देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कई इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं। तुम उसको एक आम बोलचाल की भाषा में ऐसे ले लो, करेक्ट। मैं बहुत ज्यादा टफ तरीके से तुम्हें नहीं समझाना चाहता, तो मैं सिर्फ एक आम बोलचाल की भाषा में। वैसे ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी हम कुछ म्यूचुअल फंड या दूसरी कंपनी से एग्रीमेंट वगैरह कर लेते हैं, लेकिन अभी मैं, जैसे कि मान लो मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, करेक्ट, मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे मालूम है कि हमारे एम्प्लॉय रिटायर भी होंगे तो उनको हमें कुछ पेमेंट्स वगैरह देनी पड़ती है। तो जनरली ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट में ये बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन, हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, इस तरह के किसी स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, नंबर 1। और हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, इस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ पैसे हर साल देता रहेगा, और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, उस पैसे को आगे डिफरेंट पोर्टफोलियोज में, पोर्टफोलियोज का मतलब है शेयर्स में, डिवेंचर्स में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करता रहेगा। तो इसका मतलब जब तुम्हें क्वेश्चन कह रहा है द फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स ऑफ ए लिमिटेड नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, अब वो कह रहा है कि फेयर वैल्यू उसके प्लान एसेट, अब ये प्लान एसेट्स है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे बिहाफ पे जो इन्वेस्टमेंट करी हुई है वो हमारे लिए एसेट है ना, तो ये प्लान, इनको प्लान एसेट्स बोलते हैं। मैंने कहा मैं एक सिंपल अल्फाजों में तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं, इनको हम प्लान एसेट्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्लान एसेट्स बोल देते हैं। वो कह रहे हैं बिगनिंग में वैल्यू प्लान एसेट्स की जो है वो 4 लाख है, बिगनिंग में तो 4 लाख की वैल्यू है, यानी कि इस साल की बिगनिंग में 4 लाख की, और ईयर के एंड में भी तुम्हें वैल्यू बताई हुई है 5,70,000 की है, 5,70,000 की। अब क्या कह रहा है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द प्लान ड्यूरिंग द ईयर इज 1,40,000। इसका क्या मतलब हो गया, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन है? ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमने, इसका मतलब है इस साल देखो 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट तो हमारी ईयर की बिगनिंग में ही है, इसका मतलब हम पहले ही कर चुके हैं, और हमने इस साल इस स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन को 1,40,000 रुपए और दिए होंगे, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूशन या एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। तो बिगनिंग में मेरे 4 लाख के एसेट और हैं, मैंने 1,40,000 रुपए इनको और दिए भाई इन्वेस्ट करने के लिए, तो इसका मतलब 5,40,000 रुपए इस साल के अकाउंटिंग ईयर के एंड तक मेरे प्लान एसेट्स में पैसा होना चाहिए, क्योंकि मैंने 1,40,000 रुपए और दिए तो मेरे प्लान एसेट 1,40,000 के हो गए।
अब वो क्या कह रहा है, इफ बेनिफिट पेमेंट टू रिटायरीज वर 1 लाख, यानी कि अब हमारे कुछ एम्प्लॉय रिटायर हुए होंगे तो इसमें से हमने कुछ पेमेंट उनको कर दी। इसीलिए इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से करता है, ताकि जो एम्प्लॉय रिटायर हो रहे हैं उनको पेमेंट करने में दिक्कत ना आए। तो 1 लाख रुपए हमने पेमेंट कर दी। अब देखो ध्यान से, अगर मैंने 1 लाख की पेमेंट कर दी तो मेरे एसेट 5,40,000 में से घट करके अब 4,70,000 होने चाहिए ईयर के एंड में। ईयर के एंड में कायदे से मेरे जो एसेट होने चाहिए 4,40,000 के होने चाहिए, 540 माइनस 1 लाख। लेकिन मेरे ईयर के एंड में एसेट कितने के हैं, 5,70,000 रुपए के एसेट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, जबकि होने चाहिए 4,40,000 के। इसका मतलब ये 1,30,000 और पैसा कैसे आ गया, इसका मतलब ये हमें हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर रिटर्न्स मिला होगा। ये चीज हम AS15 में पढ़ते हैं। खैर, मैंने तुम्हें कोशिश करी कि तुम्हें फिर भी समझ में आ जाए, मुझे पता है बच्चे इसको करते नहीं है। तो ये 1,30,000 हमारा रिटर्न कैसे आया, क्वेश्चन ने यही पूछा और यही आपका रिटर्न होगा। इज इट क्लियर टू यू? वैसे मैंने यहां सॉल्व भी करा हुआ है। फिर नेक्स्ट में कहता है जनरल लेजर ऑफ ए बैंकिंग कंपनी डज नॉट कंटेन। जब मैंने बैंकिंग कंपनी का तुम्हें टॉपिक कराया था, मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि जनरल लेजर ऑफ बैंकिंग कंपनी के अंदर बैलेंस शीट होने का कोई मतलब ही नहीं है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? क्योंकि उसमें कुछ कंट्रोल अकाउंट्स होते हैं, कुछ पर्सनल लेजर्स वगैरह होते हैं, कुछ कॉन्ट्रा अकाउंट्स वगैरह भी होते हैं, कुछ एसेट अकाउंट भी होते हैं। 22. The Electricity Act 2003 replaced which of the following 3 existing legislations? जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का चैप्टर स्टार्ट करा था, जिन लोगों ने हमारा कोर्स लिया हुआ है उनको मालूम है कि फर्स्ट पैराग्राफ में ही मैंने ये लाइन आपको बकायदा लिखाई थी कि इससे पहले हमारा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट होता था 1910 में, उसके अलावा 1948 में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट आया, उसके अलावा फिर एक इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बना था 1998 में। तो इन तीनों एक्ट को रिप्लेस करा इस नए एक्ट ने, जो कि 2003 में आया। इज इट क्लियर टू यू? इसका मतलब आंसर जो होगा ऑल ऑफ दी एबव होगा। इन तीनों एक्ट को जो 2003 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया उसने रिप्लेस कर दिया। लॉसेज ऑफ थेफ्ट वर कवर्ड बाय, ये जो क्वेश्चन है, अगर आपने इंश्योरेंस क्लेम का चैप्टर बहुत अच्छी तरह से करा हुआ है तो तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे। इंश्योरेंस क्लेम्स, अब इंश्योरेंस अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, सॉरी मैंने इंश्योरेंस क्लेम्स बोल दिया, अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज का चैप्टर अगर आपने अच्छी तरह करा हुआ है तो तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। इंश्योरेंस क्लेम के चैप्टर में मैंने तुम्हें बताया भी था, जो इंश्योरेंस का बिजनेस होता है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो मैंने बताया था जनरल इंश्योरेंस, करेक्ट, और उसके अलावा मैंने तुम्हें बताया था लाइफ इंश्योरेंस। इनफैक्ट ये हमने अलग अलग करा था। जनरल इंश्योरेंस के केस में भी मैंने तुम्हें बताया था कि कई तरीके के इंश्योरेंस देखने में आते हैं। जनरल इंश्योरेंस के केस में मैंने तुम्हें बताया था जैसे फायर का है, जैसे मरीन का है, उसके अलावा कुछ अदर्स में फिर मैंने तुम्हें बताया था बहुत सारे इंश्योरेंसेस होते हैं। उन इंश्योरेंस में एक बर्गलरी होता है। बर्गलरी का मतलब होता है जैसे दीवार है कोई, उस दीवार में छेद कर करके मैंने कोई चोरी कर ली, सेंध लगाना जिसे बोलते हैं, करेक्ट। तो वो कह रहे हैं लॉसेज ऑफ थेफ्ट आर कवर्ड बाय, उसके लिए बर्गलरी इंश्योरेंस होता है। इज इट क्लियर टू यू? अगला क्वेश्चन ये है कि कैश रिसीट्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अभी इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था, तो आंसर होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें से कैश फ्लो स्टेटमेंट का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? कैश पेमेंट टू सप्लायर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है, इसलिए कैश फ्लो का कंपोनेंट है। जहां भी कैश का फ्लो होगा तो वो कैश फ्लो का कंपोनेंट बनेगा। जब मैं कैश में एडवांसेस किसी को दूंगा तो कैश का आउटफ्लो होगा, ये भी कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट बनेगा। कैश रीपेमेंट ऑफ ए अमाउंट बोरोड, मैंने कोई अमाउंट उधार में लिया था, मैंने उसकी कैश पेमेंट करी, तो यहां भी कैश का फ्लो हो रहा है। लेकिन जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। यहां कैश का कोई फ्लो नहीं हो रहा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? बात समझ में आई? यहां कैश का कोई फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसलिए आंसर होगा बी। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड विल कम। जब आप स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट बनाते थे, या चलो सिंप्लिसिटी के लिए जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं,
तो आपको मालूम है कि जो मटेरियल आपने कंज्यूम करे हैं उसको आप अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में लिखते हैं। इतना तो मालूम है ना। यही क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि जो मटेरियल कंज्यूम्ड हुए हैं उनको आप कहां दिखाओगे? क्या बैलेंस शीट में दिखाओगे, क्या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ही दिखाओगे, या दोनों में दिखाओगे? तो आंसर आपका होगा ए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% डिवेंचर विल कम अंडर, 10%, 15%, कुछ भी डिवेंचर हो, उनको हम जब शेड्यूल 3 के मुताबिक बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम कहां लिखते हैं? शेड्यूल 3 के अंदर पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि जब आप अपनी बैलेंस शीट्स वगैरह भी बनाते हैं तो सबसे पहले तो आप क्या लिखते हैं? सबसे पहले आप इक्विटी लिखते हैं। वैसे बहुत से बच्चों को ये चीजें मालूम नहीं होती। इक्विटी के अंदर भी हम पहले तो शेयर कैपिटल लिखते हैं, जहां तक लायबिलिटी साइड का सवाल है। उसके अलावा फिर हम रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखते हैं। इक्विटी की जगह आप शेयर होल्डर फंड भी लिख सकते हैं। उसके अलावा फिर आप अपनी नॉन करेंट लायबिलिटी लिखा करते थे, अगर आपको याद हो। करेक्ट। नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर भी एक सब हेडिंग होती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो डिवेंचर जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिखाए जाते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए इसका आंसर होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर स्टैट्यूटरी बुक्स ऑफ ए कंपनी, इनमें से कौन सी चीज जो है, अगर आपने कौन सी बुक क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कौन सी बुक्स हैं जो स्टैट्यूटरी बुक्स हैं, यानी कि जो बुक्स हमें रखनी ही पड़ती है। देखो, अगर आपको याद हो तो रजिस्टर ऑफ चार्जेस भी रखना ही पड़ता है कंपनी को, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स भी रखना पड़ता है, रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स भी रखना पड़ता है। तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। 29 में कहता है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग शेयर प्रीमियम अकाउंट में बी यूटिलाइज्ड। ये आपने इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल की थ्योरी में भी पढ़ा है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है उसका, वैसे तो हमने पूरे कंपनी अकाउंट्स में भी देखा है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है उसका यूज हम बोनस के लिए कर सकते हैं, नंबर 1। उसका यूज हम अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी राइट ऑफ करने के लिए कर सकते हैं, बल्कि उसका यूज हमने कोई कमीशन या डिस्काउंट वगैरह दिया हो तो उसको भी यूज राइट ऑफ करने के लिए उसका इस्तेमाल करा जा सकता है। इसमें भी किसी तरीके का डाउट नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, क्वेश्चन कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ बोनस इशू। देखो क्वेश्चन क्या है, ये भी ध्यान से पढ़ना चाहिए। नॉट ए सोर्स ऑफ बोनस इशू, इसमें से कौन सा बोनस इशू का सोर्स नहीं है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। हमने अभी देखा था कि फ्री रिजर्व्स यानी कि जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह, उससे बोनस इशू करा जा सकता है, तो ये तो सोर्स है। सिक्योरिटी प्रीमियम से भी करा जा सकता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से भी करा जा सकता है, लेकिन एसेट रीवैल्यूएशन रिजर्व से नहीं करा जा सकता। क्यों नहीं करा जा सकता है एसेट रीवैल्यूएशन रिजर्व से? पहले तो एसेट रीवैल्यूएशन रिजर्व में पैसा कब आता है? जब किसी एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो हम एसेट को इंक्रीज करते हैं। एसेट को इंक्रीज करने के लिए डेबिट करते हैं। जितने से एसेट बढ़ता है उस बढ़े हुए अमाउंट को हम एसेट रीवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट कर देते हैं। हालांकि एसेट रीवैल्यूएशन रिजर्व भी एक तरीके का कैपिटल रिजर्व है, लेकिन ये जो रिजर्व है एसेट रीवैल्यूएशन रिजर्व, इसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहते हैं नॉट रियलाइज्ड इन कैश, क्योंकि ये जो रिजर्व है इसके अगेंस्ट कोई कैश नहीं आ रहा, नॉट रियलाइज्ड इन कैश। तो कोई भी ऐसा कैपिटल नेचर का रिजर्व, मैंने बोनस इश्यू में बड़े डीपली ये पॉइंट बताया था, कोई भी ऐसा कैपिटल नेचर का रिजर्व जिसके थ्रू कोई कैश नहीं आता है, उसका भी इस्तेमाल हम बोनस इश्यू के लिए नहीं कर सकते। इसलिए इसका आंसर होगा एसेट रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? द टर्म करंट एसेट डज नॉट कवर, बताओ डेटर्स कवर होता है, स्टॉक होता है, वो भी होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी होता है, मोटर कार होता है, नहीं होता। तो इसलिए इसका आंसर मोटर कार होगा, क्योंकि वो जो है तुम्हारी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर आएगा, नॉन करंट एसेट है। उसके बाद 32 में कहता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर कैन बी पेड आउट ऑफ। अब मैंने तुम्हें बताया था, देखो जब मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रीमियम पे रिडीम करता हूं, जब हम प्रेफरेंस रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का चैप्टर कर रहे थे, जैसे मुझे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वापस करने होते थे और खासतौर से प्रीमियम पे वापस करने होते हैं, तो मेरी एंट्री क्या होगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। पहले हम ये एंट्री लिखते थे और फिर हम टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट लिख देते थे। करेक्ट?
और लास्ट में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर देते हैं। अब जो ये हमने प्रीमियम जो हमने पे करना है, इस प्रीमियम को हमें राइट ऑफ करना होता है। मैंने तुम्हें बताया था कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को वैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी राइट ऑफ कर सकते हैं, बल्कि अब तो ये रूल आ गया है, हालांकि तुम्हारे मॉड्यूल में अभी भी लिखा हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी राइट ऑफ कर सकते हैं, जनरल रिजर्व से भी राइट ऑफ कर सकते हैं, और इवन सिक्योरिटी प्रीमियम से भी राइट ऑफ कर सकते हैं। ये नहीं कि सिक्योरिटी प्रीमियम से ही राइट ऑफ करना है, कुछ टाइम पहले तक ये रूल था, लेकिन अब रूल जो है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो टेक्निकली इनमें से आप किसी में से भी सिक्योरिटी प्रीमियम को राइट ऑफ कर सकते हैं, बल्कि जहां तक हो सके तो आपकी कोशिश होनी चाहिए। आजकल मैं आप इस समय प्रेजेंट की बात बता रहा हूं, तो प्रेजेंटली जो रूल्स हैं उसके मुताबिक तो सिक्योरिटी प्रीमियम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से राइट ऑफ करना एक तरीके से लाजमी हो चुका है, करेक्ट। लेकिन तुम्हारे मॉड्यूल में अभी भी इस तरीके से दिया हुआ है कि उसको सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करना है, तो इसलिए फिलहाल तो आंसर मैंने सिक्योरिटी यहां पर शेयर प्रीमियम अकाउंट लिख दिया। लेकिन अब ये रूल चेंज हो चुका है, अब जो सिक्योरिटी प्रीमियम है बेसिकली उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ करना एक तरीके से लाजमी हो चुका है। इज इट क्लियर टू? हाँ, अगर पीएनएल वगैरह या जनरल रिजर्व में बैलेंस नहीं है तो तब आप सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हैं, उसमें भी डाउट नहीं है। When shares are allotted, they will be credited to which account? जब हम शेयर्स अलॉट करते हैं तो बताओ पहले तो आपकी एंट्री क्या होगी। जब आप शेयर्स अलॉट करते हैं तो आप क्या एंट्री लिखते थे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इसमें कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है? शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, शेयर कैपिटल अकाउंट आपका आंसर इसमें होगा। 34th में कहता है वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ एक्स वाई लिमिटेड। अब देखो क्या लिखा है, एक्स वाई लिमिटेड एक फाइनेंस कंपनी है। पहले तो नॉर्मली जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह बनाते हैं तो हम ये मान के चलते हैं ये फाइनेंसिंग कंपनी नहीं है। पहले तो ध्यान ये रखना, अब की बार कह रहे हैं कि फाइनेंस कंपनी है। फाइनेंस कंपनी के केस में इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन शुड बी शोन एज, जो इंटरेस्ट मुझे मिला, मान लो अगर ये नॉन फाइनेंस कंपनी होती, पहले तो मुझे ये बताओ अगर ये नॉन फाइनेंस, देखो फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी का मतलब जो फाइनेंस में डील कर रही है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं अगर ये नॉन फाइनेंस कंपनी होती और आपको कोई इंटरेस्ट मिलता लोन पे, तो उसको आप कहां पर दिखाते? अगर नॉन फाइनेंस कंपनी होती तो जाहिर है कि उस इंटरेस्ट को उस केस में आपने कहां रिफ्लेक्ट करना था? जो इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, इंटरेस्ट या डिविडेंड जो रिसीव्ड होता है उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं, ये ध्यान रखना इस बात का, उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं अगर नॉन फाइनेंसिंग का केस होता है। लेकिन यहां पर वो क्या कह रहा है कि ये फाइनेंस कंपनी है, तो फाइनेंस कंपनी के केस में अगर इंटरेस्ट हमें मिलता है तो हम उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा मानते हैं, उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा माना जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर ए होगा। 35 में कहता है कि एज पर शेड्यूल 3 करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग शुड बी। पहले तो इसका क्या मतलब हुआ, मान लेते हैं कि मैंने कुछ टाइम पहले कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है, और मान लेते हैं इस लोन को मुझे 5 इयर्स के बाद पे करना है, और मान लेते हैं अब मैं 5th ईयर में हूं, तो बिकॉज अब मैं 5th ईयर में हूं तो 5th ईयर खत्म होते ही मुझे ये लोन पे करना पड़ेगा। तो करंट मैच्योरिटी का मतलब भले ही ये लॉन्ग टर्म लोन है, लेकिन अब ये करंट मैच्योरिटी यानी कि इसकी मैच्योरिटी बैलेंस शीट के खत्म होते ही या बैलेंस शीट के जो डेट खत्म हो रही है उसके 12 महीने के अंदर अंदर तुमने इसको पे करना है। तो इस लॉन्ग टर्म लोन को तब हम कहां दिखाएंगे? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो करंट लायबिलिटी के अंदर दिखाया जाएगा। 36 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग ए रिपोर्टेबल सेगमेंट अंडर AS17। AS17 में मैंने ये बताया था एक एंटिटी के मान लो बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, करेक्ट। तो मैंने कहा था इसमें से रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन से माने जाएंगे? रिपोर्टेबल सेगमेंट हम किन को मानते हैं? जिसके बारे में कंपनी को अलग से रिपोर्टिंग करनी होती है। रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का मतलब ये है कोई भी सेगमेंट रिपोर्टिंग सेगमेंट तब माना जाता है जब वो इन 3 में से कोई भी एक क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर दे। ये 3 क्राइटेरिया हैं, इन 3 में से किसी भी एक क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर दे। कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं? एक एसेट्स क्राइटेरिया होता है जिसको हम सेगमेंट एसेट बोलते हैं। एक होता है तुम्हारा सेगमेंट रेवेन्यू क्राइटेरिया, अगर आपको याद हो तो, करेक्ट।
एक तो सेगमेंट एसेट होता है, एक सेगमेंट रेवेन्यू होता है, एक सेगमेंट रिजल्ट क्राइटेरिया होता है, रिजल्ट क्राइटेरिया होता है। अगर मान लेते हैं ये सेगमेंट है, ये जो सेगमेंट है इसके जो एसेट हैं, टोटल ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एसेट हैं, टोटल पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एसेट हैं, करेक्ट, अगर उसका 10% एसेट इस सेगमेंट के हैं, 10% या उससे ज्यादा, तो इसको रिपोर्टेबल सेगमेंट माना जाएगा। या इस सेगमेंट का रेवेन्यू, जो टोटल रेवेन्यू है उसका 10% या उससे ज्यादा है, 10% है या उससे ज्यादा है, तो भी ये रिपोर्टेबल सेगमेंट माना जाएगा। या फिर जो टोटल ऑर्गेनाइजेशन का लॉस या प्रॉफिट है, इस सेगमेंट का रिजल्ट, टोटल जो रिजल्ट है ऑर्गेनाइजेशन का उसका 10% या उससे ज्यादा है, तो हम इसको रिपोर्टेबल सेगमेंट मानते हैं। कोई भी एक क्राइटेरिया सेटिस्फाइड हो जाए तो ये रिपोर्टेबल सेगमेंट माना जाता है। तो क्वेश्चन तुमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग, इनमें से कौन सी चीज जो है क्राइटेरिया नहीं है। लेट अस सी, 10% और मोर ऑफ एग्रीगेट रेवेन्यू, ये तो क्राइटेरिया है कि मेरा जो रेवेन्यू होना चाहिए वो 10% और मोर होना चाहिए। जो एग्रीगेट रेवेन्यू है पूरे सेगमेंट का जो टोटल है उसका 10% मेरा रेवेन्यू है होना चाहिए, ये तो एक क्राइटेरिया ये है। या फिर टोटल जितने भी एसेट हैं सेगमेंट के, उनके 10% से, उनका जो एग्रीगेट है उसके 10% या 10% से ज्यादा के मेरे एसेट होने चाहिए। 10% और मोर ऑफ एग्रीगेट लायबिलिटी, देखो मैंने लायबिलिटी की कहीं बात नहीं करी, इसका मतलब ये क्राइटेरिया नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ये पार्ट सी होगा। विच ऑफ 37 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैंडेटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी एज पर एडा रेगुलेशन, करेक्ट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन के मुताबिक इनमें से कौन सी मैंडेटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। मैंडेटरी का मतलब जो बनानी ही पड़ती है। देखो एडा रेगुलेशन के मुताबिक कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है तो उसके लिए रेवेन्यू अकाउंट बनाना जरूरी है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाना भी जरूरी है, बैलेंस शीट भी बनाना जरूरी है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी नहीं है, इसलिए इसका आंसर कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा। 38 में कहते हैं ए बैंकिंग कंपनी नीड्स टू ट्रांसफर ए मिनिमम ऑफ, बताओ हमने बैंकिंग कंपनी में जब हमने खास तौर से प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टॉपिक करा था, आपको याद होगा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारा टॉपिक 5th था खास तौर से, उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे, करेक्ट। मैंने तुम्हें बताया था कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं, और लास्ट में मैंने बताया था कि हम जब इसमें कुछ परसेंटेज हमें स्टैट्यूटरीली ट्रांसफर करनी पड़ती है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितनी परसेंटेज आपको अपने नेट प्रॉफिट की ट्रांसफर करनी पड़ती है। 25% आपका आंसर होना चाहिए। 39 में कह रहा है इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी डेप्रिसिएशन ऑन एसेट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन रेट्स नोटिफाइड बाय, बताओ एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी डेप्रिसिएशन का क्या रेट अप्लाई करे। क्या जो रेट कंपनीज एक्ट 2013 में दिए उन रेट्स को हम अप्लाई करें? नहीं, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कमीशन ने जो रेट्स स्पेसिफाई करें क्या उनको फॉलो करें? नहीं। इनकम टैक्स एक्ट में करें? नहीं। जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने करें, जिसको CERC भी कहते हैं, करेक्ट, वो रेट्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। 40th में कहता है द इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एक्ट 2003 रिप्लेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। 41 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। देखो जब जनरल इंश्योरेंस का चैप्टर हमने करा था तब भी मैंने कहा था खास तौर से कि इन तीन में से अधिकतर नोट्स आते हैं, और इन तीनों का कनेक्शन जो है इंश्योरेंस कंपनी से, प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ ओवर माई फिडाई एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी का मतलब कंपनसेट करना, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी पार्टी को कंपनसेट करेगी अगर लॉस होगी तो। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब है मैं किसी चीज का इंश्योरेंस तभी करा सकता हूं जब उसमें मेरा कुछ इंटरेस्ट है, तभी तो मैं उसमें, जब मेरा कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए तभी मैं उसका इंश्योरेंस करा सकता हूं, ऐसे नहीं करा सकता। प्रिंसिपल ऑफ ओवर माई फिडाई का मतलब है कि जब हम इंश्योरेंस कराते हैं, कोई पार्टी जब किसी चीज का इंश्योरेंस कराती है तो उसके लिए जरूरी है कि जितनी भी बातें उस इंश्योरेंस से रिलेटेड हैं उनको वो प्रदर्शित करे, यानी कि ट्रस्ट पर
उबेर मई फिडाई का मतलब है ऑन ट्रस्ट बेसिस पर सारी चीजों का खुलासा करे ताकि इंश्योरेंस ठीक तरीके से करा जा सके। तो ये चारों इसके आंसर हैं। 42 में कहता है अंडर राइटिंग कमीशन पेबल ऑन द शेयर्स टेकन अप बाय द प्रमोटर्स। देखो, प्रमोटर्स कौन होते हैं? जो किसी कंपनी को लॉन्च करते हैं वही प्रमोटर्स होते हैं। जैसे 7 आदमी ने मिलकर के कंपनी बनाई तो ये 7 आदमी कौन माने जाएंगे? प्रमोटर्स होते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रमोटर्स ने अगर किसी कंपनी के कोई शेयर लिए हैं तो उनको कितना कमीशन मिलेगा? कोई कमीशन नहीं मिलेगा। अंडर राइटर्स जो शेयर्स लेते हैं डेफिनेटली उनको तो कमीशन दिया जाता है, अंडर राइटर्स को, प्रमोटर्स को कोई कमीशन नहीं दिया जाता। 43 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्व्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग बोनस शेयर्स। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं बोनस इशू में, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व से रिलेटेड। मैंने बताया था, अब मैं कई बार बता चुका हूं, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व रेवेन्यू नेचर का रिजर्व है, इसका इस्तेमाल करा जा सकता है। कैपिटल रिडम्पशन का भी करा जा सकता है, ये कैपिटल नेचर का रिजर्व है। जनरल रिजर्व रेवेन्यू नेचर का, इसका भी इस्तेमाल करा जा सकता है। रीवैल्यूएशन रिजर्व का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते बोनस इशू के लिए। इसका आंसर यही होगा। क्यों नहीं कर सकते वो मैंने अभी आंसर दिया था। रीवैल्यूएशन रिजर्व या एसेट रीवैल्यूएशन रिजर्व एक ही चीज है। 44 में कहता है इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस बोनस में बी ऑफ। बेटे, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में बोनस कितने टाइप का होता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। जब तुमने लाइफ इंश्योरेंस का टॉपिक करा था उसमें तुमने कुछ बोनस के बारे में पढ़ा था। कितने टाइप के बोनस के बारे में तुमने पढ़ा था? सर, एक तो कैश बोनस के बारे में पढ़ा था, राइट। रिवर्सनरी बोनस के बारे में भी पढ़ा था, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक और बोनस के बारे में भी पढ़ा था लेकिन हम इसे याद नहीं रख पाते हैं, इसको इंटरिम बोनस भी बोलते हैं। इन बोनस के बारे में हमने पढ़ा था, तो 3 टाइप्स इसका आंसर होगा। 45 में कहते हैं इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन पेबल विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। मैंने कोई लोन लिया है, उस लोन की मैंने एक किस्त देनी है लेकिन 12 महीने के अंदर देनी है। तो 12 महीने के अंदर देनी है तो उसको मैं करंट लायबिलिटी के रूप में रिफ्लेक्ट करूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 46 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन ऑफ बाईबैक। नॉट ए कंडीशन ऑफ बाईबैक, नॉट ए कंडीशन ऑफ बाईबैक। बताओ। पहले तो कहता है बाई बैक शुड बी कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन। बाई बैक की एक कंडीशन है कि जिस तारीख को हमने बाई बैक के लिए रेजोल्यूशन पास कर दिया, जिस तारीख को भी, उसके 1 साल के अंदर अंदर बाई बैक का प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाई बैक मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी एक कंडीशन है। बाई बैक मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये भी कंडीशन है। तो अब एक ही कंडीशन बची, तो आंसर तो यही होगा, लेकिन मैं पढ़ दूं, बोथ फुल्ली एंड पार्टली पेड अप सिक्योरिटीज कैन बी बॉट बैक। बोथ पार्टली पेड अप, बोथ फुल्ली एंड पार्टली पेड अप नहीं, क्योंकि जो पार्टली पेड अप सिक्योरिटी होती हैं जब तक वो फुल्ली पेड अप नहीं होंगी तब तक उनको बाईबैक नहीं करा जा सकता। तो इसलिए पहली कंडीशन जो है वो इसका आंसर है, क्योंकि इट इज नॉट ए कंडीशन ऑफ बाईबैक ऑफ सिक्योरिटी। 47 में कहता है एक बैंकिंग कंपनी है और उसे प्रोविजन बनाना है ऑन अनसिक्योर्ड पोर्शन ऑफ डाउटफुल डेब्ट्स। देखो, जो डाउटफुल डेब्ट्स का अनसिक्योर्ड पोर्शन होता है उसमें हम टाइम को नहीं देखते। जो डाउटफुल डेब्ट्स होते हैं उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऐसे डाउटफुल डेब्ट जो सिक्योर्ड है उसमें तो हम 0 से लेके 1 के बीच में 20% का 30% का प्रोविजन बनाते थे, तुम्हें याद होगा। और उसके अलावा फिर 1 से लेके 3 ईयर के बीच में होगा तो हम 40% का बनाते थे। फिर 3 ईयर से अबव का पीरियड होता था तो हम 100% का प्रोविजन बनाते थे, अगर आपको याद हो तो। यानी कि उसमें टाइम फ्रेम को देखा जाता था 20, 40, 100 के हिसाब से। लेकिन अब डाउटफुल डेब्ट्स है, उसका कोई अनसिक्योर्ड पोर्शन है तो उसके खिलाफ फिर 100% प्रोविजन बनता है, ये आपने ध्यान में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कह रहा है इनमें से कौन सा करेक्ट है? डिवेंचर कैरीज ए फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। डिवेंचर कैरीज ए फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, क्या ये करेक्ट है? यस सर। यस कैसे बेटा? इंटरेस्ट नहीं लिखा है, डिवेंचर पे इंटरेस्ट मिलता है, वो अलग मैटर है कि इंटरेस्ट फिक्स रेट से मिलता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो पहले तो ये करेक्ट नहीं है। डिवेंचर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है, तो ये तो करेक्ट नहीं है।
ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में इश्यू इररिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। देखो आजकल कोई भी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है वो इररिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती, वो रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, तो ये भी गलत है। अनमार्क्ड एप्लीकेशंस आर दोज एप्लीकेशन दैट बेयर द स्टैंप ऑफ द अंडरराइटर। बेटे अनमार्क्ड में थोड़ी क्या बोलते हैं स्टैंप होती है, जो मार्क्ड एप्लीकेशंस होती हैं उसमें स्टैंप होती है। अनमार्क्ड तो वो एप्लीकेशंस होती हैं जो पब्लिक डायरेक्टली कंपनी के पास देती है, करेक्ट, तो ये भी गलत है। तो इसका मतलब इनमें से करेक्ट अब यही है। वैसे करेक्ट में क्या लिखा है कि एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54 ए कंपनी शेल नॉट इश्यू शेयर्स एट ए डिस्काउंट। ये करेक्ट स्टेटमेंट है और यही इसका आंसर है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को अब डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकती, लेकिन सेक्शन 54 के मुताबिक कोई कंपनी जब स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू करती है तो तब वो डिस्काउंट दे सकती है। 49 में कहता है प्रॉफिट ऑन फोरफीचर एंड री इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज कैपिटेटिव। याद रखो जब शेयर को फोरफीट करने के बाद और री इश्यू करने के बाद आपका प्रॉफिट होता था तो उसको आप कहां ले जाते थे, कैपिटल रिजर्व में ले जाते थे, तो इसका आंसर कैपिटल रिजर्व होगा। क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है इन ए बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड अंडर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट शेल बी शोन एज। अब देखो यहां पर यह चीज का ध्यान रखना है। मैंने अभी कहा जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना होगा। एक तो तुम उसमें शेयर होल्डर फंड लिखते हो या नहीं लिखते? सर लिखते हैं। शेयर होल्डर फंड के अंदर तुम शेयर कैपिटल के बारे में भी लिखते हो, सर लिखते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में भी लिखते हैं। और इसी के अंदर हम एक सेपरेट लाइन आइटम के अंदर एक आइटम लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी। यानी कि कुछ लोगों ने हमें शेयर एप्लीकेशन मनी दे दिया है पेंडिंग अलॉटमेंट, लेकिन अभी उनका अलॉटमेंट जो है पेंडिंग है, अभी उनको शेयर्स अलॉट नहीं हुए हैं। यानी कि एक तरीके से ये हमें एडवांस मिल गया है, ये शेयर कैपिटल का ही हिस्सा। यानी कि हम दिखा तो शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर ही रहे हैं लेकिन सेपरेट लाइन आइटम के रूप में दिखा रहे हैं, इसलिए इसका आंसर होगा एज ए सेपरेट लाइन आइटम। 51 में कहता है 51 में क्या कहता है, पहले तो जरा ये पढ़े। 51 में कहता है इन केस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड अंडर डायरेक्ट मेथड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी इज। अगर डायरेक्ट मेथड्स में बना रहा हूं और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी होगी तो उसको हम डिडक्ट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। जिन लोगों ने डायरेक्ट मेथड करा है उनको ये बात बड़ी आसानी से पता होगी। 52 में कहता है कि फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज रिकमेंडेड। बताओ सेंट्रल रेगुलेटरी कमीशन ने कौन सा मेथड जो है हमें दिया हुआ है? क्या स्ट्रेट लाइन मेथड दिया है? यस, दिया हुआ है। स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन करा जा सकता है। और क्या ऑप्टिमाइज्ड डेप्रिसिएशन रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, इस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे। यस, ये भी CERC ने जो है मेथड रिकमेंड करा हुआ है, लेकिन रिटन डाउन मेथड नहीं रिकमेंड करा हुआ है, इसलिए आंसर होगा बोथ A एंड B। उसके बाद कहता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन फॉर द पर्पस ऑफ टैरिफ एज पर रेगुलेशन 21 द सैल्वेज वैल्यू ऑफ एन एसेट शेल बी कंसीडर्ड एज 10%। ये मैंने बहुत डिटेल में जब इससे क्वेश्चन कराए थे कि जब टैरिफ कंप्यूट करते हैं तो उस केस में रेसिडुअल वैल्यू हमें 10% मान करके चलना होता है। 54 As per Section 52 of Companies Act 2013, security premium account cannot be used. सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट किस चीज के लिए नहीं हो सकता? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। बोनस इशू के लिए तो हो सकता है, डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए भी हो सकता है, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को भी राइट ऑफ करने के लिए हो सकता है, लेकिन डिविडेंड को पे करने के लिए नहीं हो सकता। तो इसका आंसर जो होगा टू पे इंटरिम डिविडेंड। At present, a company can issue preference shares which are। Presently, एक कंपनी प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकती है which are irredeemable। कुछ हद तक ये ठीक है, प्रेजेंटली वैसे हम irredeemable प्रेफरेंस शेयर ही इश्यू कर सकते हैं, करेक्ट? गलत है, प्रेजेंटली हम सिर्फ रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकते हैं, तो ये चीज तो करेक्ट नहीं है।
तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। एट प्रेजेंट रिडेमेबल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 20 ईयर्स, यानी कि प्रेजेंटली कोई कंपनी जब रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर तो इश्यू कर सकती है, लेकिन क्या ऐसे प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकती है जो रिडेमेबल है आफ्टर 20 ईयर्स? नहीं, नहीं। आजकल कोई कंपनी रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी तो उसको 20 ईयर्स से पहले, मैक्सिमम 20 ईयर्स के अंदर अंदर हमें रिडीम करना होगा। हालांकि कोई कंपनी प्रेजेंटली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है जो कि 20 साल के बाद भी रिडीम करे जा सकते हैं, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट के लिए होने चाहिए। करेक्ट। तो ये बाकी आंसर्स नहीं हो सकते, इसका आंसर केवल यही पॉसिबल है, रिडीमेबल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू। हालांकि मैंने यह भी बताया प्रेजेंटली कोई कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, 25 ईयर्स के बाद भी उनको पे करा जा सकता है, रिडीम करा जा सकता है, लेकिन अगर ये शेयर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए इशू हुए हैं तो। लेकिन क्वेश्चन में लिखा नहीं है। 56, इन केस ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, इंस्टॉलमेंट ड्यू आफ्टर 12 मंथ्स, अगर कोई इंस्टॉलमेंट ड्यू है रिपोर्टिंग डेट यानी कि बैलेंस शीट की डेट के 12 महीने के बाद, तो फिर तुम उसको नॉन करेंट लायबिलिटी के रूप में ही रिफ्लेक्ट करोगे, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है। बोनस पेड एट द एंड अलोंग विद पॉलिसी अमाउंट टू द पॉलिसी होल्डर, बोनस पेड एट द एंड, जब पॉलिसी खत्म हो जाती है, वो बोनस जो हम पॉलिसी होल्डर को देते हैं जब पॉलिसी के खत्म होने पर देते हैं, उसको एक तरीके से रिवर्सनरी बोनस कहा जाता है। और ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि इन केस ऑफ ए बैंकिंग कंपनी जनरल लेजर में एक तो बैलेंस शीट भी नहीं होती और रेवेन्यू अकाउंट भी नहीं होता है। तो ये कुछ एमसीक्यूज आपको मालूम होने चाहिए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? और फिर इसमें मैंने एक सीरीज 2 भी इंक्लूड करी हुई है, सीरीज 2 मैच द फॉलोइंग। अब ये मैच द फॉलोइंग में क्या कहता है कि पॉइंट नंबर 1 को देखें पहले, ऑल कॉस्ट एसोसिएटेड विद अमालगमेशंस आर कैपिटलाइज्ड। अब यहां पर देखें, अमालगमेशन का जब चैप्टर आपने करा था अमालगमेशन से रिलेटेड या AS 14 में, तो इसका जो ताल्लुक है वो किससे हो सकता है? परचेस मेथड से हो सकता है, क्योंकि अमालगमेशन में परचेस मेथड में ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। वैसे ये क्वेश्चन टेक्निकली अब आपसे नहीं पूछा जा सकता। करेक्ट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस का ताल्लुक जो है वो AS 11 से है, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है। गाइडेंस ऑन इंटरनली जनरेटेड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसका ताल्लुक AS 26 से है। प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग का जो ताल्लुक है वो AS 29 से है। और डाइल्यूटेड शेयर्स का ताल्लुक जो है AS 20 से है। 2 में कह रहा है रिजल्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन। देखो बेटे, रिजल्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन, जहां भी वर्ड ट्रांजेक्शन होगा तो उसका ताल्लुक इवेंट से होता है। पॉइंट में कह रहा है चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट, जो डेप्रिसिएशन होता है उसको हम प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं। रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन का ताल्लुक AS 19 से है और प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज जो है वो AS 29 से डील करती है। लगता है ये क्वेश्चन दोबारा से इसमें रिपीट हो गया। थर्ड, AS 2 का जो ताल्लुक है, अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि AS 2 का ताल्लुक वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से है। अब AS 6 लिखा हुआ है, लेकिन इसको अब तुम AS, एक्चुअली जो पहले क्या होता था, जो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग होती थी वो AS 6 से कवर्ड होती थी पहले, लेकिन अब वो AS 10 से ही ताल्लुक रखती है। तो AS 10 डेप्रिसिएशन अब AS 6 में नहीं आएगा बल्कि AS 10 में आएगा, और AS 10 के अंदर ये भी आएगा अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट। आजकल हम फिक्स्ड एसेट के बजाय वर्ड यूज करते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इज इट क्लियर टू यू? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो अब ये वाला ऑप्शन तो खत्म ही हो गया है। AS 7 का ताल्लुक जो है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से है। AS 9 का ताल्लुक रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन से है। ये तुम्हें स्टैंडर्ड के टाइटल्स अच्छी तरह से मालूम होने चाहिए। मैच द फॉलोइंग, ग्रांट्स रिसीव, जो ग्रांट है तुम्हें मालूम है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 12 इससे डील करता है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, कैपिटल रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स जो है वो सिंकिंग फंड से उसका रिलेशन होगा। इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स का ताल्लुक कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से है। और डिफाइंड बेनिफिट प्लान, अभी मैंने बीच में बताया भी था, ये जो प्लान्स वगैरह होते हैं ये AS 15 के थ्रू कवर होते हैं। करेक्ट।
AS16 इनमें से बताओ किससे इसका ताल्लुक होगा? बोरोइंग कॉस्ट से होगा, यानी कि AS16 का ताल्लुक बोरोइंग कॉस्ट से होगा। 19 का किससे ताल्लुक हो सकता है? अकाउंटिंग फॉर लीजेस से 19 का। 12 का 12 का जो है वो सी यानी कि अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट से होगा। और 15 का एम्प्लॉय बेनिफिट से होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। 6 में कहते हैं सेक्शन 54। सेक्शन 54 का जो ताल्लुक है वो किससे है, पहले तो यहां पर मुझे बताएं आप लोग। चलो सेक्शन 68 का ही पहले मुझे बताएं कि सेक्शन 68 का जो ताल्लुक है वो किससे है। क्या सेक्शन 68 का जो ताल्लुक है इसमें ये तो लग रहा है इनके आंसर्स ही यहां पर प्रिंट हो गए। सेक्शन 68 का ताल्लुक पावर ऑफ कंपनी टू परचेज इट्स ओन सिक्योरिटी से है। 54 का ताल्लुक स्वेट इक्विटी शेयर से है। 55 का ताल्लुक इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से है। और 71 का ताल्लुक जो है वो इश्यू ऑफ डिवेंचर से है, ये आप कह सकते हैं। तो इसमें तो आंसर्स ही दिए हुए हैं। ट्रीटमेंट ऑफ वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम ऑफ पेमेंट। देखो वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम का जो ताल्लुक है बेटे, जहां भी इस तरह के रिटायरमेंट बेनिफिट्स का सवाल आ जाएगा उसका ताल्लुक AS15 से होगा, क्योंकि AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट से डील करता है। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड कैपिटल रिजर्व से होगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड का ताल्लुक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ कैश फ्लो से होगा। अभी मैंने बताया भी था, इंटरेस्ट और डिविडेंड जो मिलता है हमें वो हम कैश फ्लो में ले जाते हैं। पूलिंग इंटरेस्ट मेथड, इसका ताल्लुक वैसे अमालगमेशन से है। और रिकग्नाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स का ताल्लुक AS26 से है, क्योंकि AS26 जो है वो इंटेंजिबल एसेट से रिलेट करता है। AS17 का जो ताल्लुक है वो किससे डील करता है? सेगमेंट रिपोर्टिंग से करता है। करेक्ट। उसके अलावा टैक्स पेड के बारे में दिया हुआ है। टैक्स पेड, जो हमने टैक्स पे करा है, क्या इसमें से कुछ है आ रहा है? अभी देखते हैं। अगर मुझे कोई कैपिटल प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल प्रॉफिट का कैपिटल प्रॉफिट जब मैं शेयर को प्रीमियम पे इश्यू करता हूं तो वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट ही है या कैपिटल नेचर का रिजर्व माना जाता है। कंटिजेंट लायबिलिटी तो हम नोट्स में दिखाते हैं। करेक्ट। अनपेड डिविडेंड जो है वो अनपेड लायबिलिटी है, तो टैक्स पेड को फिर इसका मतलब इन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में रखा हुआ है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने जाएंगे, यानी कि जब बैलेंस शीट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट आते हैं, जिसको तुम मिसलेनियस एक्सपेंडिचर भी कई बार लिख देते हो, ये ऐसे खर्चे हैं जो राइट ऑफ हो तो जाने चाहिए लेकिन अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं करे हुए हैं। टैक्स पेड रेवेन्यू नेचर का खर्चा माना जाएगा। कैपिटल प्रॉफिट का ताल्लुक प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर से होगा। कंटिजेंट लायबिलिटी नोट्स में आएगी और करंट लायबिलिटी डिविडेंड अनपेड हो जाएगा। इसमें तो बहुत सारे आइटम दिए हुए हैं। पहले तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS16 का ताल्लुक किससे है? बोरोइंग कॉस्ट से है, तो इसका मतलब इसका आंसर तो बोरोइंग कॉस्ट होगा। फिर इसमें अंडर राइटिंग के बारे में दिया हुआ। अंडर राइटिंग अभी हमने देखा था कि 2 टाइप्स की होती है, एक तो कंडीशनल अंडर राइटिंग होती है, एक फर्म अंडर राइटिंग होती है। फिर बैंकिंग सर्विस के बारे में तुम्हें दिया हुआ है। बैंकिंग सर्विस के बारे में क्या दिया हुआ है? अगर इनमें से हम पढ़ें बैंकिंग सर्विसेज के बारे में, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ATM जिसको तुम बोलते हो, हम कह सकते हैं कि इसका ताल्लुक जो है वो बैंकिंग कंपनी से है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, सेंट्रल इसका ताल्लुक किससे है? अगर हम ध्यान से देखें इस केस में तो हम कह सकते हैं ये एक बॉडी कॉरपोरेट है। करेक्ट। टर्मिनेशन बेनिफिट्स तुम्हें बताए हुए हैं। टर्मिनेशन बेनिफिट्स का मैंने कहा ना ताल्लुक, जहां भी बेनिफिट्स का सवाल आ जाएगा ये AS15 से कवर्ड होगा। और बेनिफिट्स प्रोवाइडेड इन एक्सचेंज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब आपका एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट होता है तो तब हम आपको बेनिफिट्स देते हैं, उसको टर्मिनेशन बेनिफिट कहते हैं। फिर उसके अलावा तुम्हें 6 में कहता है इस केस में सेगमेंट रिजल्ट। अब सेगमेंट रिजल्ट जो है उसका ताल्लुक, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो सेगमेंट रेवेन्यू माइनस सेगमेंट एक्सपेंसेस से होगा। इसमें किसी तरीके का कोई ताल्लुक, कोई डाउट नहीं है। गवर्नमेंट ग्रांट्स का जहां तक सवाल है, गवर्नमेंट ग्रांट्स जो होती हैं वो असिस्टेंस गिवन बाय गवर्नमेंट इन रिटर्न फॉर कंप्लायंस विद द कंडीशंस। गवर्नमेंट की हम जब कंडीशंस को कंप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट हमें कुछ ग्रांट्स दे सकती है।
ईसीजीसी तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें बताया था, ईसीजीसी का जो ताल्लुक है वो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन से है। जब मैंने तुम्हें बैंकिंग कंपनी का चैप्टर कराया था तब ये बताया था। इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में क्या लिखा है? अब इश्यू ऑफ शेयर्स एट ए डिस्काउंट, अब इश्यू ऑफ शेयर्स एट ए डिस्काउंट इज वाइड, वाइड का मतलब है अब ये लॉ के खिलाफ है, इजंट इट और नॉट, तो ये लॉ के खिलाफ है। बाकी अब इसमें क्या बच गया? फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व जो बच गया, जो बचा हुआ ऑप्शन है आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जो फ्री रिजर्व्स होते हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब उनसे डिविडेंड वगैरह दे सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लेना। गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, अगर हम इन सब में देखें तो आपको याद होगा AS 19 से इसका ताल्लुक है। गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लीजेस करते हैं तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का ताल्लुक सिक्योरिटी प्रीमियम से है। एक्सचेंज डिफरेंस AS 11 से कवर होगा। प्रॉफिट जो होगा फोरफिटेड शेयर्स पे वो कैपिटल रिजर्व। 12th में कहता है गवर्नमेंट ग्रांट, तो गवर्नमेंट, इस तरह के क्वेश्चन जो टाइटल से रिलेटेड है आजकल आ रहे हैं और आ सकते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट्स का ताल्लुक AS 12 से, तुम्हें यह मालूम होना चाहिए। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स जो हैं, पहले तो बोरोइंग कॉस्ट का जो ताल्लुक है AS 16 से है। अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू का ताल्लुक इससे है, तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर से उसका ताल्लुक हो सकता है। 13 फंक्शनल करेंसी, फंक्शनल करेंसी वैसे ही हम पढ़ते हैं आजकल इंड AS 21 में, लेकिन उन्होंने हो सकता है AS 11 उसका ऑप्शन दिया हो। सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू का ताल्लुक इंश्योरेंस कंपनी से है। सर्विस लेन डेवलपमेंट का जो ताल्लुक है वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से है। कंटिजेंट रेंट का फिलहाल यहां पर कंटिजेंट रेंट राइट AS 19 से ताल्लुक हो सकता है लीजेस से, क्योंकि लीजेस में हमने कंटिजेंट रेंट पढ़ा था। 14th में क्या कहते हैं? 14th में है जी अंडर राइटिंग, तो अंडर राइटिंग तो यहां पर इसका मतलब इसका कनेक्शन फर्म से होगा, फर्म अंडर राइटिंग। बोरोइंग कॉस्ट, तुम्हें याद है बोरोइंग कॉस्ट में हम क्वालिफाइंग एसेट पढ़ते हैं। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट का ताल्लुक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से है। सेक्शन 55 का ताल्लुक इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से है। 15th में क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन ऑन एक्चुरियल बेसिस फॉर ग्रेजुएटी। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस तरह की चीजें AS 15 से ताल्लुक रखती हैं। बाई बैक ऑफ शेयर्स का ताल्लुक सिक्योरिटी प्रीमियम से है। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट AS 16 से है। ज्योग्राफिकल सेगमेंट बिजनेस सेगमेंट, इसका ताल्लुक सेगमेंट रिपोर्टिंग AS 17 से होता है। फिर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, करेक्ट, AS 15 से इसका ताल्लुक है। अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर वैसे इसका ताल्लुक पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड से है। डाइल्यूटेड और बेसिक अर्निंग से होती हैं, वो AS 20 से कनेक्ट होती हैं। AS 29 ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसका ताल्लुक AS 29 से है। AS 19 अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, जो हमने लीजेस में करा था। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा फिर कुछ और मैंने ये सीरीज रखी है, इस सीरीज को भी ध्यान से देखें। ट्रू और फॉल्स, करेक्ट। द प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स आर क्रेडिटेड टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। बताओ, जो प्रॉफिट फॉरफीचर पे होता है और री इश्यू पे होता है उसको हम प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स आर क्रेडिटेड टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। क्या हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में उसको क्रेडिट करते हैं? नहीं, हम उसको कैपिटल रिजर्व में करते हैं, इसलिए इसका आंसर फॉल्स होगा। एज पर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज आर नॉट परमिटेड टू बाई बैक देयर ओन शेयर आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। ये भी गलत है, क्योंकि कंपनीज जो है, क्या लिखा हुआ है? नॉट परमिटेड, तो इसलिए ये फॉल्स है। कंपनीज आर परमिटेड। बोनस इज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट विच इज पेएबल बाय इंश्योरेंस कंपनी टू द पॉलिसी शेयर होल्डर, बिल्कुल ठीक है। बोनस एक शेयर ऑफ प्रॉफिट है जो कि इंश्योरेंस कंपनी अपने पॉलिसी होल्डर्स को पे करती है। 4th में कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन इज इंक्लूडेड इन अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये गलत है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो फाइनेंस कॉस्ट की हेडिंग के अंदर आता है, इसलिए इसका आंसर फॉल्स होगा। बाई बैक ऑफ शेयर कैन ऑल्सो बी मेड आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ अर्लियर इश्यू ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर। ये गलत है। फ्रेश इश्यू से हो सकता है, अर्लियर इश्यू से नहीं हो सकता। ऑपरेटिंग लीज इज ए लीज विच ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवार्ड्स। ये गलत है, क्योंकि वो फाइनेंस लीज होती है, तो
तो ये गलत है। मशीनरी परचेस्ड बाय इश्यू ऑफ शेयर्स इज शोन अंडर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर मैंने कोई मशीनरी खरीदी और उसके लिए मैंने शेयर्स खरीदे, मशीनरी परचेज थ्रू इश्यू ऑफ शेयर इज शोन अंडर कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्टिविटीज, नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये फॉल्स इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि जब मैंने मशीनरी परचेज करी शेयर्स इश्यू कर करके तो कैश का कोई फ्लो नहीं होता है। रोल ओवर मस्ट बी रिटर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द डिवेंचर होल्डर, राइट। रोल ओवर का मतलब क्या होता है? जैसे एक कंपनी ने ओरिजिनली डिवेंचर इश्यू करे हुए हैं और ये कहा अपने डिवेंचर होल्डर को कि हम 5 इयर्स के बाद आपको वापस कर देंगे, लेकिन मान लेते हैं कि कंपनी अभी इन डिवेंचर को 5 इयर्स के बाद वापस करने की स्थिति में नहीं है, तो कंपनी अपने डिवेंचर होल्डर से कॉन्सेंट लेके सलाह मशवरा कर करके इस टाइम को एक्सटेंड कर सकती है। अगर हम इस टाइम को एक्सटेंड कर देते हैं, मान लेते हैं 3 साल से हमने एक्सटेंड कर दिया, हमने कहा अब 8वें साल में रिडीम करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं रोल ओवर। लेकिन ये डिवेंचर से सलाह मशवरा कर करके ही करा जा सकता है। कैश कंप्राइजेज ऑफ कैश इन हैंड एंड फॉरेन करेंसी बैलेंसेस, बिल्कुल ठीक है भाई। कैश में जो कैश इन हैंड हमारे पास है और जो बैंक में हमारा क्या बोलते हैं कैश है, वो कैश का पार्ट माना जाता है। मिनिमम एग्रीगेट वैल्यू ऑफ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स इन केस ऑफ ए बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर कोई बैंकिंग कंपनी है और वो आउटसाइड इंडिया है, अगर वो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया हुई है, और अगर उसका कोई ऑफिस मुंबई और कोलकाता में नहीं है, मुंबई और कोलकाता में नहीं है, तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नॉट हैविंग प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन सिटी ऑफ मुंबई और कोलकाता और बोथ, उसका एग्रीगेट वैल्यू ऑफ पेड ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व जो है वो 15 लाख होना चाहिए, तो ये ट्रू है, करेक्ट। पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 इज रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पार्ट 2 में हम बैलेंस शीट बनाते हैं। A company cannot buy back its shares from any person through negotiated deal, whether on or off the stock, ये भी बिल्कुल ठीक है। बाई बैक, वो क्या कह रहा है? कंपनी बाई बैक नहीं कर सकती किसी एक आदमी से, क्योंकि बाई बैक का ऑफर सबके लिए होना चाहिए। ODRC रिप्रेजेंट्स ऑप्टिमाइज्ड डेप्रिशिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, बिल्कुल ठीक है। ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स शेल इश्यू एनी प्रेफरेंस शेयर्स विच आर इररिडीमेबल, ये गलत है। एक लिमिटेड कंपनी जो है वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकती है, इररिडीमेबल नहीं। शेड्यूल 3 डील्स ओनली विद प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, बिल्कुल ठीक है। इंटरेस्ट इनकम इन केस ऑफ फाइनेंस कंपनी ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये भी बिल्कुल ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ए कंपनी कैन इश्यू बोनस शेयर्स इवन इफ इट्स आर्टिकल डज नॉट ऑथराइज, तो ये गलत है, करेक्ट। A company can issue bonus shares even its article does not authorize do so, तो ये ट्रू नहीं है, ये गलत है। In case of forfeiture of share, a shareholder is not able to pay further calls and returns his shares to the company for cancellation voluntarily, voluntarily नहीं कर सकता, ये भी गलत है, कंपनी उसके शेयर करेगी forfeit। Any surplus cash may be utilized by the company for buyback and avoid the payment of dividend tax, ये करेक्ट है। Transfer to capital redemption reserve account is allowed from dividend equalization fund, बिल्कुल ठीक है। हम रेवेन्यू रिजर्व से पैसा निकाल सकते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। When debentures are issued at a discount, it is prudent to write it off loss during the entire life of debenture, बिल्कुल ठीक है। हमने कोई डिवेंचर इश्यू करे, डिस्काउंट पे करे, तो उस डिस्काउंट को ओवर द डिवेंचर लाइफ, मान लो 5 साल के लिए डिवेंचर इश्यू करें तो 5 साल में राइट ऑफ करना चाहिए। इन ऑर्डर टू स्प्रेड द रिस्क ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, द प्रिंसिपल अंडर राइटर्स में एंटर इनटू सब्सिडियरी एग्रीमेंट विद सब लीजेस, ये गलत है। जैसे मान लेते हैं एक कंपनी है, उसने अपने 10 लाख शेयर्स पब्लिक को इश्यू करने, और मान लेते हैं एक शेयर 100 रुपए का है, बड़ा हैवी सब्सक्रिप्शन है। अब कंपनी ने इन शेयर्स को अंडरराइट कर लिया। अब कई बार अंडरराइटर्स को भी लगता है यार इतना हैवी सब्सक्रिप्शन है, अगर मान लो पब्लिक ने कम शेयर खरीदे तो सारे शेयर हमें खरीदने पड़ेंगे और बड़े हैवी अमाउंट हो जाएगा, रिस्क बहुत ज्यादा है। तो कई बार अंडरराइटर क्या कर देते हैं, ये आगे कुछ फॉरवर्ड कर देते हैं, इसको बोलते हैं सब अंडरराइटिंग। ऐसा भी होता है, बहुत लोगों को ये पता नहीं है। जब रिस्क ज्यादा होता है तो कई बार अंडरराइटर्स भी क्या करते हैं, थोड़ा सा सेफ गेम प्ले करने के लिए
ये काम थोड़ा आगे दे देते हैं, जिसको हम सब अंडरराइटिंग बोलते हैं। यहां क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हम अंडरराइटर्स ने काम आगे दे दिया सब लीज पे। सब लीज पे नहीं दिया जा सकता, सब अंडरराइटिंग पे दिया जा सकता है, इसलिए ये फॉल्स है। Exchange difference arising in respect of monetary items is to be recognized as income or expenditure। ये मैंने तुम्हें AS11 में भी बहुत ज्यादा डिटेल में बताया हुआ है कि मॉनेटरी आइटम्स में फॉरेन एक्सचेंज रेट की वजह से कोई डिफरेंस आता है तो उस डिफरेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं। कैपिटल रिजर्व इज अ रिजर्व विच इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। नो, ये गलत है। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए फाइनेंस कंपनी इज ए पार्ट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ये फॉल्स है। यहां इन्वेस्टिंग लिखा हुआ है, रिसीव्ड बाय ए फाइनेंस कंपनी, तो ये फॉल्स है, ठीक है। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू शुड बी शोन अंडर द हेड अदर करंट लायबिलिटी इन ए बैलेंस शीट, ये भी गलत है। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू जो है वो अदर करंट लायबिलिटी के अंदर नहीं आता है, ये फॉल्स है। व्हेन द सेम रिस्क and same subject matter is insured with more than one insurance, then it is called as reinsurance. When the same risk and same subject matter is insured with more than one insurance, नहीं, इसको reinsurance नहीं कहते हैं। reinsurance का मतलब तो ये होता है कि मैं एक इंश्योरेंस कंपनी हूं, किसी पार्टी से मुझे क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस का बिजनेस मिला। अगर उस इंश्योरेंस के बिजनेस को मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया, किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया, वो रीइंश्योरेंस है, करेक्ट। तो इसलिए ये फॉल्स है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट बेयर ए लिटिल अमाउंट ऑफ रिस्क लाइक नॉर्मल रिस्क एंड दे डू नॉट क्रिएट एनी ट्रबल रिगार्डिंग देयर रियलाइजेशन। नॉन परफॉर्मिंग एसेट कह रहा है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसमें नॉर्मल रिस्क होता है और उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये गलत है। वो स्टैंडर्ड एसेट में होता है या परफॉर्मिंग एसेट्स में होता है, तो इसलिए ये फॉल्स है। मार्क्ड एप्लीकेशंस आर दोज एप्लीकेशंस व्हिच बेयर द स्टैंप ऑफ अंडरराइटर, ये करेक्ट है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आर फाइनेंस कॉस्ट, ये भी करेक्ट है। क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट दैट नेसेसरली टेक्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल ये भी ठीक है, 12 मंथ से ज्यादा का टाइम होना चाहिए। इशुआंस ऑफ स्टॉक फॉलोइंग ए कंपनीज इनिशियल पब्लिक ऑफर, एक कंपनी ने पहली बार शेयर इश्यू करे उसको तो इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं। उसके बाद जब कंपनी कोई शेयर इश्यू करेगी तो उसको फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहते हैं, तो ये ट्रू है। In case of an underwriting arrangement, marked applications are those applications that bear the stamp of issuing company, नहीं, that bear the stamp of underwriter होना चाहिए, तो ये false होगा। In case the lease back is a finance lease, मैंने एक एसेट जो है पहले बेचा और फिर वापस ले लिया लीज पर, उसको सब लीज बोलते हैं, उसको हम लीज बैक बोलते हैं। अब जब मैंने वापस लिया, अगर वो फाइनेंस लीज है, द सेल प्रोसीड्स इन एक्सेस ऑफ द कैरिंग अमाउंट शुड बी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड इन द इनकम स्टेटमेंट, ये फॉल्स है। उसको हमें इमीडिएटली रिकॉग्नाइज नहीं करना होता है। इज इट क्लियर टू यू? इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इंक्रीजेस द टोटल शेयर होल्डर्स फंड। जब कोई कंपनी बोनस शेयर इश्यू करती है तो क्या टोटल शेयर होल्डर फंड उससे बढ़ जाते हैं? नहीं, ये फॉल्स है, करेक्ट, क्योंकि उसमें कोई कैश का फ्लो नहीं होता। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव फॉर्म पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग कॉस्ट। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड जो रिसीव होता है वो फाइनेंसिंग कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है। As per Section 2, subsection 43 of the Companies Act 2013, free reserve means such reserves which as per the latest audited balance sheet of a company are available for distribution, ये ठीक है। फ्री रिजर्व्स को हम इसी तरह से डिफाइन करते हैं कि इन रिजर्व्स को अगर हम कहीं और इस्तेमाल ना करें तो हम इनका इस्तेमाल डिविडेंड देने के लिए कर सकते हैं। After the allotment of shares, sometime a shareholder is not able to pay the further calls and returns his shares to the company for cancellation. Such voluntary return of shares to the company by the shareholder himself is called forfeiture of shares. ये गलत है। जब कोई शेयर होल्डर कॉल पे नहीं करता है तो कंपनी उसको नोटिस देती है और उसके शेयर को फोरफिट करने का अधिकार रखती है। A company with capital which cannot be profitably employed may get rid of it by resorting to buyback and restructure its capital, and it is a disadvantage. And it is a disadvantage नहीं है, it is an advantage है, तो ये false है। Issue of debenture as a collateral security means issue of debenture as a main security, that is security in addition to prime security, बिल्कुल ठीक है। जब एक कंपनी ने हमने डिवेंचर इशू करे हुए कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में,
तो इसका मतलब है इश्यू ऑफ डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं एक तरीके से मेन सिक्योरिटी के रूप में, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है, इन एडिशन टू दी प्राइम सिक्योरिटी। डिवेंचर कैरीज ए फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, ये गलत है। अनमार्क्ड एप्लीकेशंस आर दोज विच बेयर द स्टैंप ऑफ अंडरराइटर, ये भी गलत है क्योंकि मार्क्ड एप्लीकेशन होना चाहिए। द सम विच इज स्टिल टू बी पेड बाय कंपनी फॉर ए शेयर इज नोन एज कॉल्स इन एरियर, ये भी ठीक है। वन ऑफ द कंडीशंस फॉर इश्यू ऑफ सेट इक्विटी शेयर इज not less than 1 year has at the date of such issue elapsed since the date on which company had commenced the business। बिल्कुल ठीक है, कोई भी कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर तभी इश्यू कर सकती है, करेक्ट। तो कम से कम 1 ईयर जो है कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए हो जाना चाहिए। द वैल्यू बेस फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द पर्पज ऑफ टैरिफ एज पर रेगुलेशन 21 शैल बी हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये भी ठीक है। Every banking company incorporate in India is required to transfer 15%, ये गलत है, 25% होना चाहिए। A bank can maintain cash reserve with itself or by way of a balance in current account with the reserve bank or by way of net balance in current account in one or more of the aforesaid ways। ये भी करेक्ट है। जब आपको शुरुआत में मैंने थ्योरी लिखाई थी तो मैंने तब भी ये बताया था कि एक कंपनी जो है अपना कैश रिजर्व किस तरीके से मेंटेन कर सकती है। Every banking company is required to submit a return in the prescribed form and manner to the Reserve Bank of India at the end of each calendar year in India, which could not be operated for 5 years, ये false है। Central Electricity Commission shall consist of a chairperson and 3 members, ये ठीक है। In case of electricity company, balance of security deposit at the end of the accounting period should be disclosed as non-current liability, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये ट्रू है, करेक्ट। उसके अलावा ये मैंने कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज डाली हुई है, रिसेंटली हेल्ड एग्जामिनेशन में से है, करेक्ट। तो इसको भी आप कर सकते हैं और ये मैंने सॉल्यूशंस के साथ इसमें दी हुई है। तो ये मैराथन कराने के पीछे बेसिक रीजन यही था कि आपका जो एमसीक्यू का पार्ट है, क्योंकि देखने में आ रहा है कि बच्चों को जो एमसीक्यूज होते हैं उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। एक तो एमसीक्यू का पार्ट आपका अच्छी तरह से कंक्रीटली हो जाए, और इसके जब हम एमसीक्यूज इतने सारे करते हैं तो तकरीबन हर टॉपिक का कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कुछ रिकैप या रिविजन भी होता है। आई होप यू वुड एग्री टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो अपना फीडबैक बताएं और बताएं कि कैसा लगा आपको ये मैराथन और क्या इससे आपको रियली में कुछ एडवांटेज हासिल हुई या नहीं। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव योर व्हाट वी कॉल फीडबैक और विद द प्रॉमिस टू मीट यू अगेन विद समथिंग एल्स। सो टिल देन इट्स टाइम टू से गुड बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।